जिस दिन देवराज सिंह ठाकुर गजेंद्र सिंह के गुंडों के सामने डटकर खड़ा हुआ, उस दिन गांव में कोई भी उसकी जिंदगी के लिए एक फूटी कौड़ी लगाने को तैयार नहीं था। वह 52 साल का था। धूप में दशकों की कड़ी मेहनत से उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो डरना जानता ही नहीं था। उसके पीछे खड़ी राधिका अपने सूटकेस के हैंडल को इतनी जोर से भींचे हुए थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। वह रो नहीं रही थी क्योंकि अब उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं बचा था। वह बस उस आदमी को देख रही थी जो अभी अभी उसके और उन लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था जो उसे तबाह करना चाहते थे। गांव में कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, यहां तक कि खुद राधिका भी नहीं। लेकिन उस सुबह उन दोनों के लिए सब कुछ बदलने वाला था। वे इस मोड़ तक कैसे पहुंचे, यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें बिल्कुल शुरुआत में लौटना होगा। उस दिन पर जाना होगा जब राधिका हाथ में अपना सूटकेस थामे और दिल में हजारों टुकड़े लिए देवराज के खेत पर पहुंची थी। शिवगढ़ गांव छोटा था और उसे अपने छोटे होने पर बड़ा गर्व था। 3 गांव के बीच एक चौराहा था जहां एक सूखा हुआ कुआं था। सफेद दीवारों वाला एक पुराना मंदिर था और मिट्टी की नीची दीवारों वाले घरों की एक कतार थी जो धूल भरी सड़क के किनारे थके हुए सिपाहियों की तरह खड़ी दिखाई देती थी। वहां के लोग एक दूसरे को पीढ़ियों से जानते थे। वे आपस में ही शादियां करते, एक दूसरे के दाह संस्कार में शामिल होते और एक दूसरे के बारे में इतनी सहजता से राय बनाते जैसे सांस ले रहे हों। उस बंद और रूढ़िवादी दुनिया में देवराज सिंह एक ऐसा चेहरा था जिसे हर कोई जानता था लेकिन पसंद कोई नहीं करता था। 4 लोग उसे बाढ़ वाला बुढ़ा कहकर बुलाते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वह बहुत बूढ़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपना पूरा दिन अपने खेत की बाढ़ ठीक करने में बिता देता था, बिल्कुल अकेला, किसी से भी जरूरत से ज्यादा एक शब्द न बोलते हुए। गांव के उत्तर की तरफ उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था। वह जमीन न तो बड़ी थी और न ही उपजाऊ। वह सूखी, पथरीली थी, जहां कुछ छितराए हुए पेड़ थे और एक बरसाती नाला था जो गर्मियों में लगभग पूरी तरह सूख जाता था। लेकिन वह जमीन उसकी अपनी थी। वह 18 साल की उम्र से ही उस पर खून पसीना बहा रहा था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और विरासत में उन्हें सिर्फ वही जमीन देकर गए थे और कुछ नहीं, सिर्फ वह जमीन और अपना नाम। पड़ोसी कहते थे कि देवराज अक्खड़ स्वभाव का है जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। वह कभी गांव के त्योहारों या शादियों में नहीं जाता था। यहां तक कि जब 12 साल पहले उसकी पत्नी रुक्मणी की मौत हुई तो उसने आस पड़ोस की औरतों द्वारा भेजी गई सांत्वना की दाल रोटी भी स्वीकार नहीं की। उसने बिना कोई वजह बताए और बिना कोई आभार प्रकट किए वैसे ही वापस भेज दिया था। उसके इस व्यवहार को गांव वालों ने कभी माफ नहीं किया। शिवगढ़ जैसे गांव में किसी पड़ोसी के घर से आया खाना वापस करना सीधे सीधे अपमान माना जाता था और देवराज ने बिना पलक झपकाए ऐसा कर दिया था। उस दिन के बाद से उसके और गांव के बीच की दूरी हर बीतते साल के साथ और बड़ी होती चली गई। गांव के मर्द उसे पंचायत की बैठकों या पशुपालक समिति की सभाओं में नहीं बुलाते थे। दुकानदार मौका मिलते ही उससे चीजों के ज्यादा दाम वसूलते थे। जब बच्चे उस रास्ते से गुजरते तो उसकी बाड़ पर पत्थर मारते और उनके माँ बाप देखकर भी अनदेखा कर देते थे। देवराज सब कुछ जानता था लेकिन वह कुछ नहीं करता था। वह बस खामोशी से अपनी बाड़ को ठीक करता रहता, अपने गिने जुने मवेशियों की देखभाल करता और अपनी जिंदगी शांति से जीता रहता। वह अप्रैल का महीना था जब सब कुछ बदल गया। उस साल अप्रैल की शुरुआत बहुत कम बारिश और तपती हुई गर्म हवाओं के साथ हुई थी जो एक मुश्किल समय का इशारा कर रही थी। गांव के किसान बेहद परेशान और डरे हुए थे। ठाकुर गजेंद्र सिंह, जो किसी असली सेना का ठाकुर नहीं था बल्कि उस पूरे इलाके का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था, उसने कौड़ियों के भाव पर गरीब किसानों की जमीनें हथियाना शुरू कर दिया था। वह कमजोर और लाचार लोगों से औने पौने दामों में जमीनें खरीदता था और अगर कोई बेचने से मना करता तो उसे मनाने के लिए वह दूसरे डरावने तरीके अपनाता था। राधिका 3 साल पहले शिवगढ़ आई थी जब उसकी शादी रमन से हुई थी, जो एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था। गांव के दक्षिण में उसका एक मध्यम आकार का खेत था। रमन को हर कोई पसंद करता था। वह खुशमिजाज था, उदार था और हमेशा पड़ोसियों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब कड़कती ठंड के बीच अचानक तेज बुखार के कारण रमन की मृत्यु हो गई तो पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। लोगों ने दिल से आंसू बहाए थे,
लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने राधिका को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। यह कोई सीधी दुश्मनी या क्रूरता नहीं थी, यह कुछ बहुत ही सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष था। लोग उसके घर आना जाना कम करने लगे और मदद की पेशकश भी धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गई। और जब ठाकुर गजेंद्र सिंह के गुंडे कुछ ऐसे कागजात लेकर आ धमके जिनमें लिखा था कि रमन पर भारी कर्ज था, तो गांव का एक भी शख्स उसके हक में खड़ा नहीं हुआ। किसी ने उन कागजों पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने हिम्मत से यह नहीं पूछा कि क्या वे कागजात असली भी हैं। उस इलाके में राधिका का अपना कोई नहीं था। उसके माता पिता बहुत दूर किसी दूसरे राज्य में रहते थे और उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वे उसकी मदद कर सकें। वह महज 27 साल की थी। उन फर्जी कागजात के हिसाब से वह घर अब उसका नहीं रह गया था और उसके पेट में एक नन्ही जान पल रही थी जो अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। वह 4 महीने की गर्भवती थी और इस हालत में बिल्कुल अकेली थी। जिस दिन ठाकुर के गुंडे उसे घर से बाहर निकालने आए, वह न तो चिल्लाई और न ही उसने कोई भीख मांगी। उसने चुपचाप अपना सूटकेस उठाया, उसमें अपनी सबसे जरूरी चीजें रखीं और सिर ऊंचा करके उस धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ गई। ठाकुर के लठैतों ने उसे जाते हुए देखा। कुछ ने बेरुखी से, तो उनमें से एक सबसे कम उम्र के लड़के ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सिर झुका लिया, लेकिन मुंह किसी ने नहीं खोला। राधिका बिना यह जाने चलती रही कि वह कहाँ जा रही है। वह बस इतना जानती थी कि वह रुक नहीं सकती। धूल भरी हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। सूरज डूबने लगा था और तभी उत्तर की बाड़ के किनारे बनी उस धूल भरी पगडंडी पर उसने उस आदमी को देखा। वह ढांचा खड़ा करने के लिए लकड़ी के एक खंभे के पास पीठ किए झुका हुआ था और खामोशी से अपना काम कर रहा था। जब देवराज सिंह ने कदमों की आहट सुनी तो उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन जब राधिका उसके पास आकर ठहर गई तो किसी चीज ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उस औरत के चेहरे पर जो दर्द था उसे देवराज ने तुरंत पहचान लिया। यह ठीक वही भाव था जो 12 साल पहले रुक्मणी की चिता के सामने खड़े होने पर उसके खुद के चेहरे पर था। यह दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाने का भारी बोझ था। देवराज ने अपने कुर्ते से हाथ पोंछे और कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी गांव में कोई भी उससे उम्मीद नहीं कर सकता था, और उन शब्दों ने आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल दिया। देवराज ने जो कहा वह बहुत ही सीधा और सरल था, इतना सरल कि राधिका को लगा कि उसने सुनने में कोई गलती कर दी है। उसने कहा, घर में एक कमरा खाली पड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर सिर ढकने के लिए छत है, बस इतना ही। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं, और न ही परोपकार का वह लंबा चौड़ा उपदेश जो लोग अक्सर खुद को महान दिखाने के लिए दूसरों पर एहसान करते समय देते हैं। सिर्फ एक सच, एक सीधा सा प्रस्ताव, और उसके बाद फिर वही खामोशी। राधिका कुछ पल के लिए उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पिछले कुछ महीनों के कड़वे अनुभवों से उसने उन लोगों पर भरोसा न करना सीख लिया था जो बहुत मीठा बनकर करीब आते थे। उनके पीछे हमेशा कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता था। या तो वे कोई गपशप निकालना चाहते थे, या अपनी झूठी हमदर्दी का तमाशा बनाना चाहते थे, या फिर बाद में किसी एहसान का बदला चुकाना चाहते थे। लेकिन इस आदमी की आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां बस एक अजीब सी थकावट थी, एक ऐसे इंसान की थकावट जो समाज के दिखावे और खोखले नियमों से थक चुका था और जो मन में होता सीधे बोल देता था। उसने पूछा, क्यों? यह सबसे ईमानदार सवाल था जो वह पूछ सकती थी। देवराज ने एक पल के लिए अपनी बाड़ की तरफ देखा, फिर बिना किसी लाग लपेट के बोला, क्योंकि कमरा खाली पड़ा है और आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बस इतनी सी बात थी, मानो यह दुनिया का सबसे सीधा और आसान तर्क हो। राधिका ने अपने सूटकेस के हैंडल को और कसकर भींच लिया। उसने अपने पास बचे रास्तों के बारे में सोचा। उसे सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। उसने हाँ में सिर हिलाया और उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ी। देवराज का घर और खेत ठीक वैसा ही था जैसी उम्मीद आप एक ऐसे इंसान से करेंगे जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से अकेला रह रहा हो। जरूरत के मुताबिक और बिना किसी तामझाम के दीवारें साफ थीं, पर उन पर कोई तस्वीर नहीं थी। रसोई में बस जरूरत भर का सामान था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पीछे के आंगन में औजार करीने से रखे हुए थे। वहां एक छोटी सी क्यारी थी जिसमें टमाटर, प्याज और कुछ हरी मिर्च, धनिया उगे हुए थे, और आगे के बरामदे में लकड़ी की एक पुरानी घिसी हुई आराम कुर्सी रखी थी जिसे देखकर साफ पता चलता था
कि शाम को कोई वहां बैठकर गहरी सोच में डूबता है। देवराज ने उसे जो कमरा दिखाया वह वाकई छोटा था। जैसा कि उसने बताया था, उसमें एक संकरी सी चारपाई थी, लकड़ी के पल्लों वाली एक खिड़की और दीवार पर कपड़े टंगने के लिए एक खूंटी, बस इतना ही। लेकिन उस चारपाई पर साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी और उस मुश्किल घड़ी में राधिका के लिए इतना ही काफी था कि उसका गला भर आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके ताकि उस अजनबी के सामने रो न पड़े। उस पहली रात दोनों ने खामोशी से खाना खाया। देवराज ने बिना पूछे कि उसे भूख है या नहीं 2 थालियों में दाल और रोटी परोसी। उसने थाली मेज पर रखी और खुद भी बैठ गया। राधिका ने बहुत धीरे धीरे और सलीके से खाया, जैसे कोई घंटों से भूखा हो लेकिन अपनी लाचारी जाहिर नहीं करना चाहता हो। वहां सिर्फ बाहर चलती हवा की आवाज और थाली में बर्तनों के टकराने की हल्की आवाज गूंज रही थी। जब खाना खत्म हुआ तो देवराज ने बिना कुछ कहे बर्तन उठाए। राधिका ने झिझकते हुए कहा कि बर्तन वह धो देगी। उसने बस इतना कहा, जैसा ठीक लगे, और बाहर बरामदे में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अगली सुबह राधिका सूरज उगने से पहले ही जाग गई। उसने सुना कि देवराज आंगन में पहले से ही काम पर जाने के लिए अपने औजार ठीक कर रहा था। वह उठी, रसोई में गई और नाश्ता बनाने लगी। उसने न तो कोई सलाह ली और न ही इजाजत मांगी, बस चुपचाप काम में जुट गई। जब देवराज अंदर आया और उसने मेज पर खाना सजा देखा तो वह दरवाजे पर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर चुपचाप आकर बैठ गया और खाना खाने लगा। और यहीं से उन दोनों के बीच एक अनकहे और बिना लिखे समझौते की शुरुआत हुई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। छोटे गांव में हमेशा ऐसा ही होता है। किसी ने उस शाम राधिका को देवराज के घर के अंदर जाते देख लिया था। अगले दिन किसी और ने रसोई के बीच के लाही होता है, किसी ने उस शाम राधिका को देवराज के घर के अंदर जाते देख लिया था। रोशनदान से धुआं निकलते देखा और अंदाजा लगा लिया कि घर के अंदर अब 2 लोग रह रहे हैं। बाजार की औरतों ने सबसे पहले बातें बनाना शुरू किया। गोंकुंचन रही थीं कि यह कितनी शर्म की बात है। अभी विधवा हुई औरत दूसरे मर्द के घर जाकर बैठ गई। उसने अपने पति की मौत का शोक तक नहीं मनाया, और देवराज जैसा अक्खड़ आदमी भला बिना किसी काले इरादे या स्वार्थ के उसे अपने घर में पनाह क्यों देगा। किसी ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि यह केवल एक इंसान की दयालुता भी हो सकती है। शिवगढ़ में बिना किसी साफ वजह के किए गए अच्छे कामों के पीछे लोग हमेशा कोई न कोई छुपा हुआ गंदा इरादा ढूंढ ही लेते थे। किराने की दुकान के मालिक किशोरीलाल ने तो सीधे सीधे मंदिर के पुजारी पंडित हरिप्रसाद से कह दिया कि किसी को देवराज से बात करनी चाहिए। एक अकेली औरत को अपने घर में रखना मर्यादा के खिलाफ है और गांव की इज्जत का भी सवाल है। पंडित हरिप्रसाद ने हमेशा की तरह बड़े धैर्य से सारी बात सुनी और फिर कहा कि वह उन दोनों से बात करेंगे। लेकिन मन ही मन पंडित जी एक सच्चे और भले इंसान थे और जानते थे कि गांव के लोगों की बातें हमेशा सच या सही नहीं होती। राधिका के वहां पहुंचने के 3 दिन बाद वह देवराज के घर पहुंचे। देवराज ने बरामदे में ही उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर आने का न्योता नहीं दिया, जो कि आने वाली बातचीत के कड़े रुख का साफ इशारा था। पंडित जी ने बड़ी सावधानी से उससे पूछा कि पार्वती जी के साथ उसका क्या समझौता हुआ है। जयदेव ने उन्हें अपने उसी चेहरे से देखा जिससे कोई थाह नहीं मिल पाती थी और जवाब दिया कि पार्वती जी जब तक कोई दूसरा ठिकाना नहीं ढूंढ लेती तब तक वे मेहमान खाने में रह रही हैं और छत के बदले खाना बनाती हैं। उसने यह भी कह दिया कि अगर गांव वालों को यह कोई तमाशा या बदनामी की बात लगती है तो लोग जो चाहें सोच सकते हैं, उसे कोई परवाह नहीं। पंडित अग्निहोत्री ने धीरे से हामी भरी। यह जवाब बेहद ईमानदार था, उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सच्चा। उन्होंने कहा कि वे उसकी बात समझ रहे हैं, लेकिन उसे दुनिया की जुबान से बचकर रहना चाहिए। जयदेव ने जवाब दिया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की बातों का ख्याल रखने में ही बिता दी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का काम तो बस बोलना है, वे फिर भी बोलेंगे ही। पंडित जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने आदर के साथ विदा ली और उस कच्ची पगडंडी पर आगे बढ़ गए। वे गांव वालों की उम्मीदों के मुताबिक कुछ भी हासिल नहीं कर पाए थे। उसी शाम जब पार्वती बरामदे में बैठकर सिलाई कर रही थी और जयदेव पास ही अपने एक औजार की धार तेज कर रहा था, तो उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा कि आज पंडित जी आए थे। उसने अपनी आंखें उठाईं, पर वह बिना रुके धार लगाता रहा। और उन्होंने क्या कहा? उसने पूछा। जयदेव ने जवाब दिया, सच।
पार्वती ने अपनी नजरें फिर से सिलाई पर टिका लीं, लेकिन उसके बैठने के अंदाज में एक बारीक सा बदलाव आया, जैसे भीतर की कोई दबी हुई गांठ अचानक खुल गई हो। वह कई दिनों से इसी डर में जी रही थी कि शायद जयदेव उसे यहाँ आसरा देने के फैसले पर पछता रहा होगा, कि वह उसे कह देगा कि यह बहुत बड़ी मुसीबत है और उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना ही बेहतर होगा। मगर जयदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से अपने औजार पर धार धरता रहा और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलने लगा। वे दोनों उस बरामदे में बिना किसी और बातचीत के बैठे रहे, जैसे उनके बीच जो कहना था वो कहा जा चुका था। लेकिन उन दोनों में से कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि ठाकुर विक्रम सिंह के आदमियों की नजर पार्वती पर पड़ चुकी थी और इस बात का अंजाम बहुत जल्द उनके सामने आने वाला था। ठाकुर विक्रम सिंह ऐसा इंसान नहीं था जिसे अपनी मुट्ठी से चीजें फिसलने देने की आदत हो। उसकी उम्र 58 साल थी। बाहर की तरफ निकली हुई बड़ी सी तोंद उसके मलमल के कुर्तों में साफ झलकती थी। बात करते समय अपनी छाती पर हाथ बांध लेना उसकी पुरानी आदत थी, मानो हर बातचीत उसके लिए एक ऐसा सौदा हो जिसका अंजाम वह पहले से ही जानता हो। वह इसी गांव में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इस गुजरे वक्त को याद करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपनी दौलत दूसरों की लाचारी का फायदा उठाकर बनाई थी। जब लोग अपनी जमीनें संभाल नहीं पाते थे तो वह उन्हें औने पौने दाम पर खरीद लेता था और ऐसी भारी ब्याज दरों पर कर्ज देता था जिसे सिर्फ कोई बेहद मजबूर इंसान ही मंजूर करता। उसने सरपंच, तहसीलदार और स्थानीय पुलिस चौकी के दरोगा पर अपना ऐसा रसूख कायम कर रखा था कि कोई भी उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने की हिम्मत नहीं करता था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उससे नफरत करते हैं, वह तो बस अपना हुक्म मनवाना चाहता था। और चंदनपुर गांव में इन दोनों बातों का मतलब लगभग एक ही था। जब उसके एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि पार्वती मिश्रा अब जयदेव के डेरे पर रह रही है, तो ठाकुर के माथे पर बल पड़ गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे उस बेसहारा औरत की जिंदगी की कोई चिंता थी। उसकी दिलचस्पी तो उन दस्तावेजों में थी जिन पर बरसों पहले हरीश मिश्रा ने कर्ज लेते समय दस्तखत किए थे। ठाकुर ने उन कागजात को बड़ी हिफाजत से रखा था, यह जानते हुए कि किसी न किसी दिन ये काम आएंगे। मुश्किल यह थी कि हरीश जितना सीधा दिखता था उतना था नहीं। वह काफी होशियार निकला। मरने से पहले उसने एक और दस्तावेज की नकल कहीं छुपा दी थी, एक ऐसा कागज जो अगर किसी गलत हाथ में लग जाता तो ठाकुर के सारे मंसूबों पर पानी फेर सकता था। ठाकुर को पक्के तौर पर नहीं मालूम था कि वह कागज पार्वती के पास है या नहीं, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। और जब तक पार्वती किसी ऐसे शख्स के साए में थी जो ठाकुर का कर्जदार नहीं था और जिसे अपने ढंग से जीने में किसी का खौफ नहीं था, तब तक हालात पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उसने अपने सबसे वफादार और खास आदमी जगराम को बुलवाया। जगराम दुबला, पतला, कम बोलने वाला आदमी था और उसकी आंखें देखकर ही लगता था कि वह बिना फालतू सवालात किए अपना काम चुपचाप निपटाना जानता है। ठाकुर ने उससे कहा कि वह जाकर जयदेव से बात करे, उसे जमीन के बदले मोटी रकम की पेशकश करे, अच्छी खासी रकम, और बातों बातों में बड़े सहज ढंग से उसे यह भी समझा दे कि उस औरत को अपने डेरे पर पनाह देना एक ऐसी मुसीबत को बुलावा देना है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। जगराम 2 दिन बाद उसके डेरे पर पहुंचा। दोपहर ढलने से पहले का वक्त था, जब जयदेव पूर्व की तरफ लगी बाड़ को ठीक करने में जुटा था। जगराम बड़े इत्मीनान से अपने घोड़े से उतरा और बिना किसी जल्दबाजी के उसकी तरफ बढ़ा। जयदेव ने उसे दूर से ही आते देख लिया था, लेकिन उसने अपना काम बंद नहीं किया। जब जगराम उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया, तभी उसने कमर सीधी की और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। जगराम ने अपनी वही रटाई बातें शुरू की कि ठाकुर विक्रम सिंह बड़े दिलवाले आदमी हैं और इस मुश्किल जमीन पर जयदेव की कड़ी मेहनत की बेहद कद्र करते हैं। वे इस डेरे के लिए सही कीमत बल्कि जरूरत से ज्यादा दाम देने को तैयार हैं ताकि जयदेव उस पैसे से आराम की जिंदगी बसर कर सके, बिना किसी फिक्र के आराम से जी सके। जयदेव ने बिना टोके उसकी पूरी बात सुनी। जब जगराम चुप हुआ तो वहां सन्नाटा पसर गया। फिर जयदेव ने बस 3 शब्दों में जवाब दिया, यह बिकाऊ नहीं। जगराम ने धीरे से हामी भरी। फिर जैसे कोई मामूली सी बात अचानक जहन में आई हो, उसने जिक्र किया कि ठाकुर साहब ने यह भी गौर किया है कि आजकल तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है। ऐसी बातें कभी कभी पेचीदा हो जाती हैं, लोग कानाफूसी करते हैं और कभी दूसरों के झंझट बिना चाहे अपने सिर आ पड़ते हैं।
जयदेव ने उसे घूर कर देखा। आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि गुस्से से भी कहीं ज्यादा ठंडी और गहरी कोई चीज थी। उसने कहा कि आने के लिए शुक्रिया, पर यह डेरा बिकाऊ नहीं है। रही बात पार्वती जी की, तो वह उसका अपना निजी मामला है और किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ठाकुर साहब को कुछ कहना है तो वे खुद यहाँ आकर बात करें। जगराम कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सिर हिलाया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और बिना कोई शब्द कहे वहां से चला गया। उसी रात जयदेव ने पार्वती को सारी बात बता दी। रात के खाने के बाद मेज पर बैठे बैठे उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कही। पार्वती ने शांत चेहरे से उसकी बात सुनी, पर उसकी आंखों में गहरी सजगता थी। जब जयदेव ने अपनी बात खत्म की तो उसने हैरान होने का कोई नाटक नहीं किया। उसने साफ कहा कि ठाकुर इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। वह तो बस उस कागज की तलाश में है जिसे हरीश ने अपनी मौत से पहले कहीं छुपा दिया था। उसने यह भी माना कि उसे ठीक ठीक तो नहीं मालूम कि वह कागज कहाँ है, पर वह इतना जरूर जानती है कि उसका वजूद है। हरीश ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे यह बात बताई थी, जब तेज बुखार से उसका जिस्म टूट चुका था, पर उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। जयदेव ने बिना टोके उसकी बात सुनी। जब उसने बोलना बंद किया तो वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा कि आखिर उस कागज में ऐसा क्या लिखा था। पार्वती ने जवाब दिया कि हरीश के मुताबिक वह इस बात का सबूत था कि ठाकुर जिस कर्ज का दावा कर रहा है उसका भुगतान बहुत पहले किया जा चुका है। उस पर खुद ठाकुर के दस्तखत वाली रसीद थी, जो सालों पहले तब लिखी गई थी जब दोनों के आपसी ताल्लुकात अच्छे थे। अगर वह रसीद मिल जाए तो ठाकुर के वह सारे दस्तावेज जिनसे उसने उनका बारे घर छीना था, वे रद्दी के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। जयदेव खामोशी से इस बात को समझने की कोशिश करने लगा। फिर उसने पूछा कि हरीश उसे कहाँ छुपा सकता है। पार्वती ने कहा कि वह नहीं जानती, उसने इस बारे में बहुत दिमाग दौड़ाया है। हरीश बेहद सलीकेदार आदमी थे, पर जरूरत पड़ने पर उतने ही शक्की भी हो जाते थे। वह कागज उनके पुराने घर आंगन में किसी भी कोने में हो सकता है जो अब उनके हाथ में नहीं रहा, या फिर किसी ऐसी जगह भी हो सकता है जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही न हो। कुछ देर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। बाहर खिड़की के पल्लों से तेज हवा टकरा रही थी। दूर खेत से किसी गाय के रंभाने की आवाज आई। जयदेव ने मेज पर अपने हाथ आपस में जोड़े और दोनों के बीच किसी एक बिंदु पर अपनी नजरें टिका दी। वह मन ही मन कुछ हिसाब किताब लगा रहा था और पार्वती उसके चेहरे के भावों से यह भांप पा रही थी। वह घबराहट नहीं थी, बल्कि यह उस इंसान का चेहरा था जो किसी उलझन को उसी ठंडे दिमाग से तौल रहा हो। जैसे कोई यह तय करता है कि बाड़ लगाने के लिए 3 खंभे लगेंगे या 4। आखिरकार उसने अपनी नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज वाकई है तो हमें उसे ठाकुर के हाथ लगने से पहले ढूंढना होगा, या इससे पहले कि ठाकुर यह सोचे कि उस कागज को हमेशा के लिए दफन कर देना ही सबसे आसान रास्ता है। पार्वती उसके अनकहे शब्दों के पीछे छिपे भयानक सच को अच्छी तरह समझ गई। खतरे में सिर्फ वह कागज ही नहीं था। जयदेव अपनी जगह से उठा, बर्तन समेटे और बोला कि कल से हम यह सोचना शुरू करेंगे कि उसे कहाँ और कैसे ढूंढना है। इतना कहकर उसने रसोई का दिया बुझा दिया और उस रात डेरे में पसरा अंधेरा पहले की रातों के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। अगली सुबह बादलों से घिरी और बिल्कुल शांत थी। खेतों में वह अजीब सा सन्नाटा था जो हवा थमने और परिंदों के चहकना बंद करने पर छा जाता है, मानो कुदरत खुद भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। पार्वती सुबह सुबह जयदेव से भी पहले उठ गई और आसमान को निहारने के लिए बरामदे में आ खड़ी हुई। उसकी कोख में 4.5 महीने की एक नन्ही जान पल रही थी। रोजमर्रा की जद्दोजहद में जिंदा रहने की कोशिशों के बीच वह कभी कभी इस बात को भूल सी जाती थी, मगर सुबह के इस शांत वक्त में, जब अभी चहल पहल शुरू नहीं हुई थी, वह उसे महसूस कर सकती थी। एक हल्का सा एहसास, एक नन्ही सी मौजूदगी जिसने अभी कोई हलचल नहीं की थी, पर जिसका वजूद अपनी पूरी ताकत के साथ वहां धड़क रहा था। उसने हरीश के बारे में सोचा। वह हर रोज उसके ख्यालों में आता था, पर दिन के अलग अलग पहर में उसके एहसास बदल जाते थे। रात के सन्नाटे में वह उसे एक ऐसी उदासी के साथ याद करती जो उसकी छाती को भींच देती थी, पर सुबह के वक्त उसकी यादें किसी गुफ्तगू जैसी लगती थीं, मानो वह अब भी उसकी बातें सुन पा रहा हो। उसने मन ही मन उससे पूछा कि आखिर उसने वह मनहूस कागज कहाँ छुपाया है। हरीश हमेशा से ही ऐसे थे,
जरूरत से ज्यादा एहतियात बरतने वाले। वे चीजें ऐसी जगहों पर छुपाते थे जिनके बारे में सिर्फ उन्हीं को पता होता था। एक बार पार्वती को एक पुराने और बेकार पड़े तकिए के खोल के भीतर पैसे छुपे हुए मिले थे। तब हरीश ने कहा था कि यह उनकी बचपन की आदत है। उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया था कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तभी जयदेव हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ लिए बरामदे में आया। उसने बिना कुछ कहे एक कुल्हड़ उसकी तरफ बढ़ा दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों खेतों की ओर ताकते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगे। फिर जयदेव ने कहा कि वह सोच रहा था कि अगर वह दस्तावेज हरीश के पुराने घर में ही है तो हमें वहां इस तरह घुसने का रास्ता निकालना होगा कि ठाकुर के गुर्गों की नजर हम पर न पड़े। उन जाली कागजात के मुताबिक भले ही वह घर अब पार्वती का नहीं रहा था, पर इसका यह मतलब नहीं था कि ठाकुर ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हो। कई बार ऐसे लोग जमीन हड़प तो लेते हैं, पर वहां पैर जमाने में उन्हें हफ्तों लग जाते हैं। पार्वती ने कहा कि उसे उस घर का कोना कोना ज़बानी याद है। हर एक संदूक, ढीला पड़ा फर्श का तख्ता और वे तमाम गुप्त कोने जहां हरीश की चीजें छुपाने की आदत थी। उसने कहा कि अगर उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अंदर जाने का मौका मिल जाए तो उसे अंदाजा है कि कहां तलाश करनी है। जयदेव ने पूछा कि क्या वहां कोई पहरा दे रहा है। उसने कहा कि वह पक्के तौर पर तो नहीं जानती, पर ठाकुर के गुर्गे आमतौर पर खाली पड़ी संपत्तियों पर डेरा डालकर नहीं बैठते। वे शायद कभी कभार चक्कर काट जाते होंगे, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। जयदेव ने पल भर के लिए सोचा, फिर कहा कि वह भी उसके साथ चलेगा। पार्वती ने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह उसकी वजह से उसे और ज्यादा मुश्किलों में नहीं डालना चाहती, जो पहले ही उसके चलते काफी मुसीबतें झेल रहा था। जगदीश ने उसे अपनी उस खास गंभीर नजर से देखा जो किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। उसने कहा कि अगर गांव वालों ने उसे उसके दिवंगत पति के खेत पर अकेली देख लिया तो वे कहेंगे कि वह उसी चीज को चुरा रही है जो अब उसकी नहीं रही। लेकिन अगर वह गांव के किसी जाने पहचाने आदमी के साथ जाएगी, भले ही उस आदमी की छवि कितनी भी खराब क्यों न हो, कम से कम उसके पास एक गवाह तो होगा। पार्वती ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि वह बिल्कुल सही कह रहा था। वे उसी शाम निकल पड़े जब सूरज ढल रहा था और रोशनी मध्यम होने लगी थी। वे एक पतली पगडंडी से होकर गए जो सूखे मक्के के खेतों के किनारे किनारे जाती थी और जिससे गांव का मुख्य हिस्सा बच जाता था। जगदीश ने हमेशा की तरह अपनी कमर में दरांती खोंस रखी थी, किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि काम के एक औजार के रूप में जिसे वह कभी घर पर नहीं छोड़ता था। पार्वती ने जरूरत से ज्यादा अपनी पुरानी आदत के कारण वही पुराना झोला हाथ में ले रखा था। रास्ते के एक मोड़ को पार करते ही देवराज का मकान और खेत दिखने लगा, जो गुलमोहर के पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे था। वे पेड़ कभी बेहद खूबसूरत हुआ करते थे, पर अब उन पर कोई फूल नहीं था। वह घर जगदीश के घर से काफी बड़ा था। उसमें एक बड़ा सा बरामदा था, एक बगल का दालान था और एक खाली अस्तबल था जहां कभी 3 शानदार घोड़े बंधा करते थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। मुख्य दरवाजे पर एक नया ताला लटका हुआ था। यह उस तरह का ताला था जो किसी चीज की सुरक्षा करने से ज्यादा अपना कब्जा जताने के लिए लगाया जाता है। जगदीश ने कुछ पल उस ताले को देखा, फिर वह घर के बगल की तरफ गया जहां पार्वती ने एक खिड़की की ओर इशारा किया था। वह देवराज के काम करने वाले कमरे की खिड़की थी। उसका एक किवाड़ ऐसा था जो कभी ठीक से बंद नहीं होता था। पार्वती को यह बात इसलिए मालूम थी क्योंकि देवराज ने लगातार 2 साल तक उसे ठीक कराने का वादा किया था, पर कभी किया नहीं। जगदीश ने किवाड़ को परखा, किनारे से अपनी उंगलियां डालीं और बिना किसी मशक्कत के उसे खोल दिया। पार्वती पहले अंदर गई। कमरे से धूल और बंद लकड़ी की गंध आ रही थी। देवराज के कागजात अभी भी मेज पर पड़े थे, हालांकि वे सब बिखरे हुए थे। यह साफ था कि पहले भी किसी ने यहां तलाशी ली थी। दराजें खुली पड़ी थीं और कुछ चीजें जमीन पर बिखरी हुई थीं, लेकिन जिसने भी तलाशी ली थी वह देवराज की आदतों से वाकिफ नहीं था। पार्वती सीधे कोने के आखिरी छोर पर गई जहां पुरानी किताबों की एक अलमारी थी जिसे कोई छूता तक नहीं था। उसने किताबों के बीच अपनी उंगलियों से टटोला और एक मोटा घिसा हुआ बही खाता बाहर निकाला। उसने उसे खोला। बही खाते के बीचों बीच करीने से मोड़ा हुआ एक लिफाफा रखा था। पार्वती ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर 2 पन्ने थे। उसने उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ा, जबकि जगदीश खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था ताकि कोई पास न आ सके। जब उसने पढ़ना खत्म किया
तो उसने एक गहरी और ठंडी सांस छोड़ी। वह रसीद ही थी। उस पर तारीख और ठाकुर वीरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर साफ साफ मौजूद थे। कर्ज देवराज की मौत से 3 साल पहले ही चुका दिया गया था, पूरी तरह से चुकता। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने उसके बाद जो कुछ भी किया था वह सब जाली दस्तावेजों के दम पर बुना गया एक झूठ था। उसने उन कागजों को ध्यान से मोड़ा और अपनी कुर्ती के अंदर रख लिया, अपने शरीर के करीब सुरक्षित। जब पार्वती ने हामी में सिर हिलाया तो जगदीश ने उसे देखा। वे उसी खिड़की से बाहर निकले, किवाड़ को पहले की तरह बंद किया और बिना किसी से मिले उसी पिछले रास्ते से वापस लौट आए। जब तक वे वापस जगदीश के घर नहीं पहुंच गए, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। अंदर आते ही पार्वती ने उन पन्नों को मेज पर रख दिया। दोनों चुपचाप उन्हें देखने लगे। यह वही सबूत था जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि सबूत होना और उसका इस्तेमाल कर पाना 2 अलग बातें हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें किसी ऐसे रसूखदार इंसान की जरूरत थी जो उनकी बात सुनने को तैयार हो। और शिवगढ़ में यही इस पूरी गुत्थी का सबसे पेचीदा हिस्सा था। शिवगढ़ में ठाकुर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखने वाले किसी अधिकारी को ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना चिलचिलाती गर्मी में पानी ढूंढना। गांव का सरपंच हरिप्रसाद पाल एक ढलती उम्र का आदमी था जिसकी मूंछें बिखरी हुई थीं और उसकी आदत थी कि वह कभी किसी ऐसे पचड़े में नहीं पड़ता था जिससे उसका कोई नुकसान हो सकता हो। वह सालों पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह के सहयोग से ही इस पद पर पहुंचा था और वह इस एहसान को कभी नहीं भूला था, या यूं कहें कि ठाकुर उसे समय समय पर यह याद दिलाता रहता था। जज पाठक तो उससे भी बदतर था। वह 5 साल पहले किसी दूसरे जले से तबादला होकर इस गांव में आया था। कोई नहीं जानता था कि उसका तबादला क्यों हुआ था, लेकिन जब से वह आया था ठाकुर वीरेंद्र सिंह या उसके फायदों से जुड़े मुकदमों में उसके फैसले हमेशा एक जैसे ही आते थे, हमेशा ठाकुर के पक्ष में और हमेशा किसी ऐसे कानूनी दांव पैंच के साथ जिसे गांव का कोई आदमी समझ नहीं पाता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस पर खुलकर सवाल उठा सके। और दरोगा रघुवंश, जिसके तहत स्थानीय चौकी के 8 सिपाही आते थे, वह बस एक ऐसा आदमी था जो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। वह अपना काम तभी करता था जब काम सीधा सरल हो। जब मामला पेचीदा हो जाता तो वह उससे बचने के बहाने ढूंढ लेता था। जगदीश को ये सारी बातें इसलिए पता थीं क्योंकि वह गांव की राजनीति में शामिल नहीं था, बल्कि सालों से दूर रहकर सब कुछ देख रहा था। अकेले रहने वाले लोग लोगों के अंदाजे से कहीं ज्यादा बारीकी से देखते हैं। जब आप ज्यादा नहीं बोलते तो आप सुनते ज्यादा हैं, और जब आप किसी गुट का हिस्सा नहीं होते तो आप बाहर से उन गुटों को ज्यादा साफ तौर पर देख पाते हैं। उसने पार्वती से कहा कि सीधे सरपंच या जज के पास जाना ठाकुर के हाथ में खुद वो दस्तावेज सौंपने जैसा ही होगा। वे लोग पार्वती के दफ्तर से बाहर निकलने से पहले ही ठाकुर को फोन खड़का देंगे। पार्वती ने तब पूछा कि फिर वे क्या करें। जगदीश ने कहा कि उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। बिना गवाह के महज एक कागज कमजोर पड़ जाएगा। ठाकुर कह सकता है कि यह जाली है या देवराज ने इसे खुद बनाया था। उन्हें इस कागज के अलावा भी किसी चीज की जरूरत होगी। पार्वती उस पूरी रात इसी बारे में सोचती रही। अगले दिन रसोई में आटा गूंथते हुए उसे देवराज की कही एक बात याद आई। देवराज ने एक बार बताया था कि जिस नोटरी ने इस कर्ज के भुगतान की तस्दीक की थी वह इस गांव का नहीं था। वह राज्य की राजधानी का एक सरकारी नोटरी था जिसका नाम चंद्रकांत व्यास था। वह खास तौर पर उसी दिन गांव आया था क्योंकि देवराज को स्थानीय नोटरियों पर भरोसा नहीं था। उसने कहा था कि अगर वह आदमी आज भी जिंदा है और काम कर रहा है तो उस लेन देन का ब्यौरा उसके सरकारी बहीखातों में जरूर दर्ज होगा। वह तुरंत आंगन में खड़े जगदीश को यह बताने गई। जगदीश ने उसकी बात सुनी और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि इससे पूरा मामला बदल जाता है। अगर नोटरी के पास इसका रिकॉर्ड है तो यह सिर्फ ठाकुर के बयान के खिलाफ पार्वती का एक कागज नहीं रह जाएगा, बल्कि दूसरे शहर में दर्ज एक आधिकारिक रिकॉर्ड होगा। उसे मिटाना या गायब करना बहुत मुश्किल होगा, पर मुश्किल यह थी कि उस शहर तक पहुंचा कैसे जाए। घोड़ा गाड़ी से वहां पहुंचने में लगभग 2 दिन का समय लगना था। जगदीश के पास एक पुरानी घोड़ा गाड़ी और एक घोड़ा था जो काम चला देता था, लेकिन कई दिनों के लिए गांव से बाहर जाने का मतलब था अपने घर खेत को सूना छोड़ देना, और इस समय अपने घर को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सुरक्षित विचार नहीं था। तभी जगदीश को सुखदेव का ख्याल आया।
सुखदेव गांव के पश्चिम में एक छोटे से खेत में रहने वाला लगभग 45 साल का आदमी था। वह वैसे तो जगदीश का कोई बहुत पक्का दोस्त नहीं था, लेकिन आज से 10 साल पहले जब सुखदेव की फसलों में आग लग गई थी, तब जगदीश ही अकेला ऐसा इंसान था जो बिना बुलाए, बिना कुछ कहे और बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद करने और खेत साफ करने पहुंचा था। वह बस चला गया था। उसने लगातार 2 दिन तक मेहनत की और फिर चुपचाप अपने घर लौट आया। सुखदेव इस बात को कभी नहीं भूला था, भले ही उसके बाद उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। जगदीश उस शाम उससे मिलने गया। सुखदेव ने अपने बरामदे में उसका स्वागत किया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, पर कोई कड़वाहट नहीं थी। जगदीश ने बिना किसी लाग लपेट के उसे पूरी बात समझाई। उसने कहा कि उसे अपने खेत घर की देखरेख के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, क्योंकि उसे एक जरूरी काम से राज्य की राजधानी जाना है। सुखदेव ने उसकी पूरी डान है लग से बात ध्यान से सुनी। जब जगदीश ने अपनी बात पूरी की तो सुखदेव ने पूछा कि क्या यह मामला ठाकुर से जुड़ा है। जगदीश ने हामी भरी। सुखदेव कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, वह रोज सुबह शाम उसके खेत का चक्कर लगा लिया करेगा, और अगर कोई बिना वजह वहां भटकता हुआ दिखा तो उसे पता चल जाएगा। जगदीश ने हाथ मिलाकर उसका आभार जताया। सुखदेव ने जगदीश को जाने से पहले रोका। उसने बताया कि पिछले महीने ठाकुर ने उसकी जमीन खरीदने की पेशकश की थी, और जब उसने मना कर दिया तो तब से कभी कभी उसके पशुओं के बाड़े के दरवाजे रहस्यमयी ढंग से खुले मिलते हैं। उसने कहा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जगदीश ने उसे देखा। सुखदेव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर जगदीश को उस शहर में कुछ ऐसा मिलता है जिससे ठाकुर के पर काटे जा सकें, तो वह इस काम को अंजाम तक जरूर पहुंचाए। यह सिर्फ देवराज की विधवा के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के कई लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जगदीश उस बातचीत को अपने दिमाग में घुमाते हुए वापस अपने घर आ गया। उसने पार्वती को बताया कि सुखदेव यहाँ की रखवाली करेगा और वे अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही निकल जाएंगे, ताकि कोई उन्हें जाते हुए न देख सके। पार्वती ने उस रात जरूरत का सारा सामान तैयार कर लिया। रास्ते के लिए खाना, कुछ कपड़े और उस दस्तावेज को तकिए के कवर के अंदर छुपाकर अपने थैले में रख लिया, क्योंकि उसने देवराज से सीखा था कि सबसे साधारण जगहें ही अक्सर सबसे सुरक्षित होती हैं। उस रात दोनों में से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई। जगदीश देर रात तक बरामदे में बैठा अंधेरे खेतों को निहारता रहा। पार्वती ने लकड़ी के फर्श पर उसकी कुर्सी के धीरे धीरे हिलने की आवाज सुनी, और न जाने क्यों उस आवाज ने उसे उसके किसी भी दिलासे भरे शब्दों से कहीं ज्यादा सुकून पहुंचाया। इस मुश्किल घड़ी में वह अकेली नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले तक यह बात सोचना भी नामुमकिन लगता था, पर आज यह सच था। लेकिन उन दोनों में से कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि गांव के किसी शख्स ने रात को जगदीश के घर पर देर तक जलती रोशनी देख ली थी और जाकर शंभू को इसके बारे में बता दिया था। वे योजना के मुताबिक भोर होने से पहले ही निकल पड़े। आसमान अभी भी गहरा काला था और क्षितिज पर बस हल्की सी सलेटी लकीर उभर रही थी जब जगदीश की घोड़ागाड़ी ने गांव से उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ा। उसका घोड़ा लाखे रंग का एक मजबूत जानवर, जो सालों से जगदीश के पास था, अंधेरे में भी बड़े इत्मीनान से चल रहा था, मानो उसे वह रास्ता जुबानी याद हो, भले ही वह पहले कभी राज्य की राजधानी न गया हो। पार्वती गाड़ी की बेंच पर जगदीश के बगल में बैठी हुई थी। उसने अपने कंधों पर एक गहरी शॉल ओढ़ रखी थी, क्योंकि सुबह की हवा में अभी भी कौंपी पैदा करने वाली ठंड थी। जगदीश अपनी हमेशा की तरह पगड़ी पहने हुए था और उसके हाथ लगाम पर टिके थे, जिसमें उसकी वह चिरपरिचित शांति साफ झलक रही थी, जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती थी। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप जा रहे थे, लेकिन वह कोई असहज करने वाला सन्नाटा नहीं था। यह उन दो लोगों का सन्नाटा था जो आपस में जरूरत भर की बातें कर चुके थे और अब बस एक ही राह पर साथ चल रहे थे। जब सूरज उगा और उसकी धूप में थोड़ी गर्माहट आई, तो माया ने अपनी पोटली से रोटी और पनीर निकाला, जिसे उसने सफर के लिए बांधा था, और बिना कुछ बोले दोनों के बीच रख दिया। रामेश्वर ने भी बिना कुछ कहे अपना हिस्सा उठा लिया। दोनों रास्ते को देखते हुए चुपचाप खाने लगे। जैसे जैसे वे देवगढ़ से दूर जा रहे थे, दोनों तरफ के खेत और नज़ारे बदलने लगे थे। अब सूखी मिट्टी कम थी, झाड़ियां ज्यादा थीं और पेड़ और ऊंचे होते जा रहे थे। रास्ता भी अब पहले से बेहतर और चौड़ा हो रहा था, जिस पर लोगों की आवाजाही के निशान साफ दिख रहे थे।
दोपहर होने से ठीक पहले वे एक छोटे से गांव से गुजरे जहां वे घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुके। अपने आंगन में झाड़ू लगा रही एक औरत ने उन्हें कौतूहल से देखा, पर उसकी नजरों में कोई कड़वाहट नहीं थी। रामेश्वर ने उससे पूछा कि क्या यह रास्ता सीधा राजधानी तक जाता है। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि अगर वे आराम से चलें तो 2 दिनों में पहुंच जाएंगे और आधे रास्ते में कल्याणपुर गांव पड़ेगा, जहां ठहरने के लिए एक सराय है। रामेश्वर ने उसका धन्यवाद किया और वे आगे बढ़ गए। रास्ते के उन घंटों के दौरान उन दोनों के बीच कुछ ऐसा पनपने लगा था जिसे दोनों में से कोई भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। यह कोई प्रेम या आकर्षण नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बुनियादी चीज थी, चुपचाप एक ही खतरे का सामना करने का गहरा एहसास। जब 2 लोग जानते हैं कि वे बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से एक मुश्किल सफर पर साथ चल रहे हैं, तो उनके बीच एक ऐसा भरोसा कायम हो जाता है जिसे किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। उस दोपहर बाद जब सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर लंबी होने लगी थीं, माया ने विजय के बारे में बात की। उसकी आवाज में कोई दिखावटी दुख या रोना धोना नहीं था, बल्कि वह बड़ी सहजता से बात कर रही थी, जैसे कोई अपने अतीत के किसी खास हिस्से को याद करता है। उसने बताया कि विजय एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही गलतियों पर हौंस दिया करता था। जब खेत या घर का कोई काम बिगड़ जाता तो वह गुस्सा होने के बजाय उस परिस्थिति के मजाकिया पहलू को ढूंढकर हंसने लगता था। शुरू में इसी बात ने माया का दिल जीत लिया था। उसने कहा कि यकीन ही नहीं होता कि ऐसा जिंदा दिल इंसान महज एक मामूली बुखार की वजह से इस दुनिया से चला जाएगा। रामेश्वर चुपचाप सुनता रहा। जब वह बोल रही थी तो उसने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चुप होने के बाद कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर रामेश्वर ने हौसले से कहा कि उसकी पत्नी शारदा बिल्कुल इसके उलट थी। वह बहुत गंभीर और खरी बात कहने वाली औरत थी, जो बहुत कम हौसती थी, लेकिन जब वह हौसती थी तो दिल से हौसती थी। ऐसी हौसी जो पूरे कमरे को जीवंत कर देती थी। उसने बताया कि समय के साथ उसे अपनी पत्नी की कमी अलग अलग तरीकों से महसूस हुई। शुरू में तो उसे हर छोटी बड़ी चीज में उसकी याद आती थी, पर वक्त गुजरने के साथ वह कमी सिर्फ कुछ खास लम्हों तक सिमट कर रह गई। और फिर एक ऐसा समय आया जब घर की वह खामोशी उसे सूनी नहीं लगती थी, बल्कि वह उसकी अपनी बन चुकी थी। माया ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उसने हौले से कहा कि वह नहीं जानती कि वह कभी उस मुकाम तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। रामेश्वर ने कहा कि वह वक्त अपने आप आ जाता है। उसे जबरदस्ती लाने की कोई कोशिश काम नहीं आती, क्योंकि जितना जल्दी करोगे वह उतना ही और दूर चला जाएगा। माया ने धीरे से सिर हिलाया। पिछले काफी समय में किसी ने उसे इतनी सच्ची और खरी सलाह दी थी, जिसमें कोई झूठी हमदर्दी नहीं थी और न ही वे खोखले ढाढ़स थे जो लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जब वे कल्याणपुर पहुंचे तो घनी रात हो चुकी थी। वहां की सराय एक साधारण सी इमारत थी, जिसके बीच में एक खुला आंगन था और चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने थे। रामेश्वर ने सराय के मालिक से बात की, जो रामलाल नाम का एक गोल मटोल और नेकदिल आदमी था, और 2 कमरों की मांग की। रामलाल ने उन दोनों की तरफ एक धीमी सी मुस्कान के साथ देखा, पर कोई फालतू बात नहीं की। उसने गलियारे के आखिर में आमने सामने बने 2 कमरे उन्हें दिखा दिए। उन्होंने सराय के भोजनालय में 3 अन्य मुसाफिरों के साथ रात का खाना खाया। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। यह एक बहुत बड़ी राहत थी। वे बिना किसी सामाजिक बंदिश या गांव वालों की घूरती नजरों के बोझ के राह चलते 2 आम इंसान बन सकते थे। माया ने उस रात अच्छे से खाना खाया, पिछले कई दिनों की तुलना में काफी ज्यादा। रामेश्वर ने इस बात पर गौर किया, पर कुछ कहा नहीं। अपने कमरे में जाने से पहले रामेश्वर ने उससे कहा कि अगर वे सुबह जल्दी निकलें तो कल दोपहर से पहले राजधानी पहुंच जाएंगे। वहां वे माधव प्रसाद जी के दफ्तर का पता लगाएंगे। अगर वे बुजुर्ग वकील अब भी काम कर रहे होंगे और उनके पास बही खाता सुरक्षित होगा, तो हमारे पास साबित करने के लिए ठोस सबूत होगा। माया ने कहा कि विजय हमेशा कहते थे कि माधव प्रसाद जी एक बेहद ईमानदार और असूलों के पक्के इंसान हैं, जो उस पूरे इलाके के उन चुनिंदा वकीलों में से हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता। रामेश्वर ने कहा कि उम्मीद है कि आज भी यह बात उतनी ही सच हो। गलियारे में एक संक्षिप्त शुभरात्रि कहकर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। माया उस संकरी चारपाई पर लेट गई और अंधेरे में लकड़ी की कड़ियों से बनी छत को ताकने लगी।
उसने अपने थैले में सहेज कर रखे उस दस्तावेज के बारे में सोचा। उसने अपने पेट में पल रहे उस नन्हे से बच्चे के बारे में सोचा। उसने रामेश्वर के उस घर के बारे में सोचा जिसकी कोंटीले तारों की बाड़, खुला बरामदा और वह पुरानी कुर्सी उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने सोचा कि यह कितनी अजीब बात है कि जिंदगी इंसानों को ऐसे रास्तों पर ले आती है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमेशा सीधे और आसान रास्ते नहीं मिलते, कई बार बेहद पथरीले और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, वे मुश्किल रास्ते भी किसी ऐसी मंजिल पर पहुंचा देते हैं जहां जाना सार्थक हो जाता है। वह इसी सोच के साथ सो गई और बगल के कमरे में रामेश्वर को भी नींद आने में थोड़ा वक्त लगा, पर वह उन वजहों को टटोलने के लिए अभी तैयार नहीं था। सूबे की वह राजधानी देवगढ़ जैसी जगह से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही दुनिया थी। वहां पत्थर बिछी पक्की सड़कें थीं, दुमंजिला इमारतें थीं, बीचों बीच घने पेड़ों और लोहे के बेंचों वाला एक बड़ा सा मैदान था और एक ढका हुआ बाजार था जहां का शोर और मसालों की खुशबू मिलकर पूरे माहौल को जीवंत बना रहे थे। माया के लिए, जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी, यह सब देखना एक बड़े झटके जैसा था। इतने सारे लोग, इतनी गहमागहमी और इतने सारे अनजाने चेहरे जो उसे किसी शक या ताने भरी नजरों से नहीं देख रहे थे, बल्कि शहर की उसी बेफिक्री और सहज भाव से अपने काम में व्यस्त थे। रामेश्वर बड़ी धीरज के साथ उस भीड़ में अपनी घोड़ा गाड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था, जहां दूसरी गाड़ियां, सामान से लदे गधे और पैदल चलने वाले लोग रास्ता घेरे हुए थे। शहर की इस भीड़ से वह घबराया हुआ तो नहीं लग रहा था, पर पूरी तरह सहज भी नहीं था। वह हमेशा की तरह अपनी उसी पगड़ी और शांत चेहरे के साथ गाड़ी चला रहा था। बस उसका ठिकाना बदल गया था। 2 लोगों से रास्ता पूछने के बाद आखिरकार उन्हें माधव प्रसाद जी के दफ्तर का पता मिल गया। वह एक पतली गली में एक पुरानी इमारत के भूतल पर स्थित था, जिसकी दीवारें कभी पीले रंग से रंगी गई थीं, जो अब फीका पड़ चुका था। दरवाजे के पास पीतल की एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर उनका नाम लिखा था और नीचे लिखा था, सरकारी दस्तावेज लेखक एवं प्रमाणित नोटरी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा प्रतीक्षालय था जहां बैठने के लिए 3 लकड़ी की कुर्सियां पड़ी थीं और एक खिड़की अंदर के आंगन की तरफ खुलती थी। एक युवा लड़की एक तंग मेज के पीछे बैठी कुछ दस्तावेजों की जांच कर रही थी। जब वे अंदर गए तो उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। रामेश्वर ने पूछा कि क्या वे वकील माधव प्रसाद जी से मिल सकते हैं। लड़की ने पूछा कि क्या उन्होंने पहले से मिलने का समय लिया हुआ है। रामेश्वर ने कहा कि नहीं, वे देवगढ़ से 2 दिन का सफर तय करके एक बेहद जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। लड़की ने कुछ पल उनकी तरफ देखा, फिर अपनी जगह से उठी और पीछे बने एक दरवाजे को खटखटाया। लगभग 2 मिनट बाद माधव प्रसाद बाहर आए। वे लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग इंसान थे, जिनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। आंखों पर गोल चश्मा चढ़ा था और उनकी पीठ एकदम सीधी थी, मानो बरसों तक अहम सरकारी कागजातों पर दस्तखत करते रहने की मर्यादा उनकी रीढ़ में समा गई हो। उन्होंने पहले रामेश्वर को देखा और फिर माया की तरफ मुड़े। जब उसने अपना नाम और अपने दिवंगत पति का नाम बताया तो माधव जी के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। फिर उन्होंने उन्हें अपने दफ्तर के अंदर आने का इशारा किया। दफ्तर काफी छोटा था और उसमें छत तक छूती हुई लकड़ी की अलमारियां थीं, जो कागजात से ठसाठस भरी हुई थीं। वहां पुराने कागज और स्याही की महक हवा में घुली हुई थी। माधव जी अपनी मेज के पीछे बैठ गए और उनकी बात सुनने लगे। ज्यादातर बातें माया ने ही बताईं। उसने उन्हें शुरू से सब कुछ समझाया। विजय की मौत, ठाकुर जगत सिंह द्वारा दिखाए गए वे कर्ज के कागजात और फिर किस तरह उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। जो दस्तावेज उसे संदूक से मिला था, उसने उसे मेज पर आगे बढ़ा दिया। माधव जी ने उसे बड़े ध्यान से उठाया, अपना चश्मा ठीक किया और उसे बेहद आहिस्ता से पढ़ने लगे। वे अपनी उंगलियों को हर एक पंक्ति पर फिरा रहे थे, जैसा कि अक्सर पुराने मुंशी किया करते हैं, ताकि हर एक बारीक विवरण को जांचा जा सके। जब उन्होंने पूरा पढ़ लिया तो चश्मे के ऊपर से देखते हुए उन्होंने माया की तरफ नजर दौड़ाई और पूछा कि उन्हें यह कागज कहां से मिला। उसने सब सच सच बता दिया। माधव जी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वे अपनी जगह से खड़े हुए और पीछे रखी अलमारियों में से एक की तरफ बढ़े। वे हर एक साल के हिसाब से सहेजी गई फाइलों को बड़े ही सलीके से खंगालने लगे। इस प्रक्रिया में कई मिनट लग गए। उस दफ्तर में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी।
सिवाय फाइलों के पलटने की आवाज के। आखिरकार उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली, उसे मेज पर रखा और खोल दिया। उसके भीतर ठीक उसी दस्तावेज की एक दूसरी प्रति मौजूद थी। वही तारीख, वही रकम और वही दस्तखत। यह उस दफ्तर का असली बही खाता था जो इस बात को प्रमाणित करता था कि विजय का ठाकुर जगत सिंह के साथ सारा लेन देन पूरी तरह चुकता हो चुका था और उन पर कोई कर्ज नहीं था। माधव जी ने उन दोनों दस्तावेजों को मेज पर एक दूसरे के बगल में रख दिया। उन्होंने उन्हें गौर से देखा, फिर पहले माया और फिर रामेश्वर की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि वे ठाकुर जगत सिंह के नाम और उसके रसूख से वाकिफ हैं और यह पहली बार नहीं है जब वे उस इलाके से ऐसी कोई धोखाधड़ी की कहानी सुन रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह साफ तौर पर दस्तावेजों की जालसाजी और किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर मामला है, जो कोई मामूली अपराध नहीं है। अगर इस दस्तावेज को सही गवाहों के साथ किसी बड़े अधिकारी के सामने पेश किया जाए तो ठाकुर जगत सिंह बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। माया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा कि क्या वे इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि यह प्रति असली है और उनके बही खाते का रिकॉर्ड भी बिल्कुल सच्चा है। माधव जी ने अपने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और कहा कि वे बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यही उनका मुख्य काम है, लेकिन वे उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उनके हस्ताक्षर से कानूनी रास्ता तो खुल जाएगा, पर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें इसे किसी ऐसे बड़े अधिकारी के सामने ले जाना होगा जो ठाकुर जगत सिंह के दबाव में न आए, क्योंकि गांव और तहसील के छोटे अफसर तो बिके हुए होंगे। रामेश्वर ने तुरंत पूछा, तो फिर हमें किस अधिकारी के पास जाना चाहिए? माधव जी ने बताया कि हर 3 महीने में सूबे की इस राजधानी में एक बड़े सरकारी जज का दौरा होता है जो भ्रष्टाचार और ऐसे संगीन मामलों की सुनवाई करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका अगला दौरा अब से 6 हफ्तों बाद होने वाला है। अगर वे इस मामले को उस समय उनके सामने पेश करेंगे जिसमें उनके दफ्तर का प्रमाण और गवाहों के बयान होंगे, तो कानून के शिकंजे से बचना ठाकुर के लिए नामुमकिन होगा। 6 हफ्ते। माया ने मन ही मन दिन गिने। 6 हफ्ते का समय बहुत लंबा था और इस बीच ठाकुर चुप नहीं बैठता। वह अपनी पूरी ताकत झोंक सकता था और उन्हें नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकता था। रामेश्वर भी इसी गणित को सुलझाने में लगा। हाँ, इसमें 2-3 घंटे का समय लगेगा। वे बाहर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। दोनों बाहर बने प्रतीक्षालय में जाकर बैठ गए। मीरा ज्यादा नहीं बोली। वह खिड़की से बाहर आंगन की तरफ देख रही थी, जिसके बीचों बीच नीम का एक पुराना पेड़ लगा था। अर्जुन अपने घुटनों पर हाथ रखे चुपचाप बैठा रहा। जब 2 घंटे बाद मेज पर बैठी, उस लड़की ने उन्हें आवाज दी और प्रमाणित दस्तावेजों वाला लिफाफा उन्हें सौंपा, तो मीरा ने उसे थैले में रखने से पहले कुछ पल के लिए अपने हाथों में थामे रखा। उसने उस कागज के भारीपन को महसूस किया। वह बहुत भारी नहीं था, एक पतला सा लिफाफा था, लेकिन यह उस चीज का प्रतीक था जिसे विजय ने मरने से पहले बहुत सोच समझकर संभाल कर रखा था। जैसे उसे पता था कि एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। जब वे शहर से निकले तो सूरज ढल रहा था। उन्होंने तय किया कि वे आज की रात चांदपुर में ही रुकेंगे और अगले दिन उसी रास्ते से बैलगाड़ी से वापस लौटेंगे। अर्जुन ने कहा कि अब हमें बिना कोई गलती किए 6 हफ्तों तक सब्र रखना होगा। मीरा ने पूछा कि उनके हिसाब से गलती क्या होगी। अर्जुन ने बताया कि समय से पहले ठाकुर विक्रम सिंह को उकसाना सबसे बड़ी गलती होगी। हमारे पास दस्तावेज जरूर हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इस समय धीरज रखना उतना ही जरूरी था जितना कि वह कागज जो वे साथ ले जा रहे थे। मीरा ने कहा कि वह समझ गई। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा कि वह उनसे कुछ पूछना चाहती है। अर्जुन ने कहा कि पूछो। उसने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उस दोपहर रास्ते में उसका साथ क्यों दिया और वह इस सब में क्यों पड़े, जबकि उन पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अर्जुन ने जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया। शाम की धुंधली रोशनी में रास्ता आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, बस उसे उस थैले और उस उदास चेहरे के साथ देखा था और वह समझ गए थे कि उस हाल में होना कैसा लगता है। बस इतनी सी बात थी। अर्जुन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन वह काफी देर तक उसी रास्ते को एक ऐसे चेहरे के साथ देखते रहे जो गोपालपुर में पहले कभी किसी ने उनका नहीं देखा था। निकलने के तीसरे दिन वे वापस अपने घर लौट। चरण सिंह ने अपना वादा निभाया था। सब कुछ ठीक ठाक था। मुर्गियों को दाना दे दिया गया था, कुएं के पानी की जांच हो चुकी थी और किसी अनजान बाहरी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। दरवाजे पर
एक छोटा सा पर्चा छूटा हुआ था जिस पर लिखा था, सब ठीक है। अर्जुन ने उसे पढ़ा, मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। वापस आने के बाद के पहले 2 हफ्ते ऊपर से बड़े शांत गुजरे। ठाकुर ने किसी को नहीं भेजा, न कोई मिलने आया और न ही कोई संदेश मिला। लेकिन इस शांति से अर्जुन को चैन नहीं मिल रहा था, बल्कि वह और ज्यादा चौकन्ने हो गए थे। ठाकुर जैसे लोग इसलिए शांत नहीं बैठते कि उन्होंने हार मान ली है। वे तब शांत बैठते हैं जब वे किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे होते हैं। मीरा ने उन हफ्तों का समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने घर से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन वह गांव के बीचों बीच नहीं जाती थी। वह उत्तर और पश्चिम की दिशा में खेतों में रहने वाली कुछ महिलाओं से मिलने जाने लगी। ये वे महिलाएं थीं जिन्हें वह विजय के समय से जानती थी। ऐसी महिलाएं जो उसके पति की मौत से पहले उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थीं, लेकिन बाद में किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ डर के मारे उन्होंने धीरे धीरे दूरी बना ली थी। मीरा उनसे सीधे कुछ मांगने नहीं जाती थी। वह तो बस चाय पीने, उनके परिवारों का हाल चाल पूछने और उनकी बातें सुनने जाती थी। और सुनते सुनते उसने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि सावित्री के पति सोहन पर भी, जिनका अर्जुन से कोई वास्ता नहीं था, ठाकुर का ऐसा कर्ज था जो उन्हें खाए जा रहा था। लोहार मंगल राम ने बताया कि कैसे उनकी दुकान के विस्तार की कागजी रजिस्ट्री को बिना किसी कानूनी आधार के खारिज कर दिया गया था, और यादव परिवार का वह नाला भी छिन चुका था जिसका इस्तेमाल पहले पूरा गांव मिलकर करता था, क्योंकि अचानक एक ऐसा कागज सामने आ गया जिसमें दावा किया गया कि वह नाला ठाकुर की जमीन से होकर बहता है। अलग अलग देखने पर यह कहानियां बहुत छोटी लगती थीं, लेकिन साथ मिलाकर देखने पर एक साफ साजिश नजर आ रही थी। ठाकुर सिर्फ मीरा का दुश्मन नहीं था, वह तो गोपालपुर के उन तमाम लोगों की मुसीबत था जो डर के मारे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मीरा रात के समय यह सब अर्जुन को बताती थी। वे बड़े ध्यान से सुनते थे। वे बिना सोचे समझे तुरंत कोई राय नहीं देते थे। कभी कभी वे बारीक बातें भी पूछते थे। वे अपने दिमाग में गांव की परिस्थितियों का एक नक्शा तैयार कर रहे थे, एक ऐसा नक्शा जिसे दूसरे लोगों ने सिर्फ टुकड़ों में देखा था, लेकिन अब वह पूरी तरह साफ हो रहा था। एक दोपहर, बिना यह बताए कि वे कहाँ जा रहे हैं, अर्जुन मंदिर के पुजारी पंडित हरिप्रसाद जी से मिलने गए। पंडित जी ने मंदिर के अपने कमरे में उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर हैरानी और एक तरह की तसल्ली का मिला जुला भाव था, जैसे वे इसी मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने बिना किसी घुमाव फिराव के साफ बात की। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि ठाकुर ने धोखाधड़ी की है, और 6 हफ्तों में राज्य की राजधानी में एक सरकारी जज आने वाले हैं। उन्हें उन सभी लोगों के सहयोग की जरूरत थी जो ठाकुर के सताए हुए थे और अपनी आवाज उठाने को तैयार थे। पंडित जी हाथ बांधकर अपलक निगाहों से उनकी बातें सुनते रहे। जब अर्जुन ने अपनी बात पूरी कर ली तो उन्होंने पूछा कि ये कागजात कितने पक्के हैं। अर्जुन ने कहा कि इन्हें राजधानी के सरकारी दफ्तर से प्रमाणित कराया गया है और इसका पूरा सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा कि वे कुछ लोगों से बात करेंगे, पर वे कोई वादा नहीं कर सकते क्योंकि डर का बोझ बहुत भारी होता है और लोगों से अचानक निडर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन वे क्या बात करेंगे? अर्जुन रास्ते भर इसी बातचीत के बारे में सोचते हुए वापस घर लौटे। उन्होंने मीरा को सब बताया। मीरा ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद पूरी तरह उम्मीद तो नहीं थी, पर उससे मिलती जुलती जरूर थी। उसने कहा कि अगर पंडित जी लोगों से बात करेंगे तो कम से कम एक शुरुआत तो होगी। गांव के लोग बुरे नहीं हैं, बस डरे हुए हैं, और कभी कभी डर की गिरफ्त को कम करने के लिए सिर्फ इतना देखना काफी होता है कि कोई और पहला कदम उठाने की हिम्मत दिखा रहा है। चौथे हफ्ते में ठाकुर ने अपनी चाल चली। एक मंगलवार की दोपहर जग्गू एक बार फिर घर के रास्ते पर दिखाई दिया। इस बार वह अकेला नहीं था, वह अपने साथ 2 और आदमियों को लेकर आया था। वे तीनों घर से कुछ दूरी पर रुक गए और वहीं इंतजार करने लगे। अर्जुन बाहर बरामदे में आए और वहीं से उन्हें देखने लगे। वे उनके पास नहीं गए, बस वहीं खड़े रहकर देखने लगे। जग्गू ने वहीं खड़े खड़े आवाज दी। उसने कहा कि ठाकुर विक्रम सिंह जी खुद मीरा जी से बात करना चाहते हैं। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि आपसी सहमति से मामला सुलझाने का एक न्योता है, ताकि बिना किसी झंझट के सब कुछ ठीक हो सके। अर्जुन ने बरामदे से ही बड़े शांत और ठोस लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मीरा जी को ठाकुर से कोई बात नहीं करनी है।
अगर ठाकुर को कुछ कहना ही है तो वे गवाहों की मौजूदगी में अपने किसी वकील के जरिए बात करें, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस घर का कोई भी सदस्य ठाकुर के न्योते पर कहीं नहीं जाएगा। उन तीनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जग्गू को यह जवाब हजम करने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उसने कहा कि ठाकुर साहब को अपना न्योता ठुकराए जाने की आदत नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इसके आगे कुछ नहीं बोले। वे बरामदे में खड़े होकर उन्हें तब तक देखते रहे जब तक कि वे तीनों मुड़कर वहां से चले नहीं गए। जब वे घर के अंदर गए तो मीरा खिड़की से दूर दीवार के सहारे खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने उसे ऐसे हालात में करने को कहा था। उसने अपने हाथ समेट रखे थे और उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। अर्जुन ने उसे बताया कि वे चले गए हैं। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि ठाकुर घबराया हुआ है और घबराए हुए लोग अक्सर गलतियां करते हैं। अब आने वाले 2 हफ्तों तक हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, क्योंकि उस आदमी का अगला कदम इस न्योते की तरह शालीन बिल्कुल नहीं होगा। उसी रात अर्जुन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में उन्होंने मीरा से तब तक कोई सलाह नहीं की जब तक उन्होंने उसे अमली जामा नहीं पहना दिया। वे भोर होने से पहले ही, जब आसमान में पूरी तरह अंधेरा था, चरण सिंह से मिलने निकल पड़े। उन्होंने दरवाजे को तब तक खटखटाया जब तक कि वह कंबल ओढ़े आधी खुली आंखों से बाहर नहीं आ गया। जैसे ही चरण ने अर्जुन के चेहरे के हाव भाव देखे, उसकी बची खुची नींद तुरंत उड़ गई। अर्जुन ने उसे जग्गू और उन 2 आदमियों के बारे में सब कुछ बताया। चरण ने दांत भींचते हुए उसकी बात सुनी। फिर अर्जुन ने उसे एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अब उन सभी लोगों से बात करने का सही समय आ गया है जिनके साथ ठाकुर ने नाइंसाफी की है। अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ठाकुर को यह महसूस नहीं हुआ कि लोग उसका विरोध करने को तैयार हैं, तो वह सरकारी जज के आने से पहले ही अपनी कोई चाल चल देगा। चरण ने धीरे से सिर हिलाया। उसने बताया कि उसने पहले ही 2 पड़ोसियों से बात कर ली है। वे दोनों तैयार तो हैं पर डरे हुए हैं और वे देखना चाहते हैं कि कोई आगे आकर अगुवाई करे। अर्जुन ने कहा कि वे खुद सबसे आगे रहेंगे। चरण ने उन्हें एक ऐसे भाव से देखा जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। फिर उसने कहा कि बहुत सालों से इस गांव में किसी ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की है। लोग सिर झुकाकर जीने के आदी हो चुके हैं और कभी कभी यह झुकना इतनी बड़ी आदत बन जाता है कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वह घुटने टेक चुका है। जब सूरज निकल रहा था तब वे वापस घर लौटे। मीरा रसोई में थी। उन्होंने उसे बताया कि वे क्या कराए हैं। उसने चुपचाप सुना और फिर कहा कि उसे अच्छा लगता अगर वे इस बारे में पहले उसकी भी राय ले लेते। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्हें ऐसा करना चाहिए था। यह कोई सफाई नहीं थी, बल्कि अपनी भूल का एक सीधा स्वीकार था। मीरा ने हामी भरी। फिर उसने कहा कि वैसे वह उनके इस कदम से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि यह बहुत जरूरी था। लेकिन आगे से वे दोनों मिलकर ही हर फैसला लेंगे। यह पहली बार था जब अर्जुन ने बिना किसी चिड़चिड़ेपन या सफाई के किसी की बात को माना था। उस वक्त तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसी रात मीरा के सो जाने के बाद जब वे बरामदे में बैठे थे तो उन्हें यह बात याद आई और यह अनुभव उन्हें थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर यह एहसास बहुत सुकून देने वाला था। आने वाले दिनों में चरण सिंह ने धीरे धीरे बातचीत का एक सिरा जोड़ना शुरू किया। वह किसी एक से बात करता, फिर वह आगे किसी और से बात करता। पंडित जी भी मंदिर से अपनी तरफ से लोगों को समझाने में जुटे थे। यह कोई गुप्त साजिश नहीं थी, बल्कि यह उस माहौल की शुरुआत थी जब चुप रहकर थक चुके लोगों को यह पता चलता है कि उनके जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो इसी घुटन में जी रहे हैं, और शायद खामोश रहना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। लोहार मंगल राम पहला इंसान था जो अपनी बात रखने सीधे अर्जुन के घर पहुंचा। वह एक सुबह अपनी पगड़ी हाथ में लिए वहां आया। उसके चेहरे पर एक ऐसे इंसान के हाव भाव थे जिसने बहुत मुश्किल फैसला लिया हो। उसने अपनी दुकान की पूरी कहानी सुनाई। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मीरा ने भी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई कागजात है। मंगल राम ने बताया कि उसके पास ग्राम प्रधान के दस्तखत वाला वह खारिज किया हुआ दस्तावेज भी है और उस जमीन की पक्की रसीद भी है जिसे उसने सालों पहले कानूनी रूप से खरीदा था। लता ने कहा कि यह काम आ सकता है। इसके बाद राठौड़ परिवार के लोग आए, फिर विधवा आशा देवी आईं, जिन्होंने एक ऐसे कर्ज के बदले अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खो दिया था जिसे उन्होंने कभी लिया ही नहीं था।
हर कहानी के बारीक विवरण अलग थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल एक जैसा था। ठाकुर बलदेव जिस भी जमीन को हड़पना चाहता उसे पहले चुनता, फिर कोई झूठा कर्ज खड़ा करता या पुराना कर्ज बढ़ा चढ़ाकर दिखाता, और फिर सरपंच या स्थानीय जज का इस्तेमाल करके ऐसे दस्तावेजों को मंजूरी दिलवा देता जो जरा सी जांच में भी टिक नहीं पाते, और लाचार बेसहारा लोग हार मान लेते थे। अर्जुन हर बातचीत का ब्यौरा अपने दिमाग में दर्ज कर लेता था, किसी डायरी में नहीं बल्कि अपने दिमाग में उसी सलीके से सहेजता था जैसे वह अपने औजारों को तरतीब से रखता था। लेकिन लता उन्हें लिख लिया करती थी। उसके पास एक छोटी सी बही थी जिसमें वह नाम, तारीखें, संपत्तियां और रकम लिखती थी। यह उस बर्बादी का कच्चा चिट्ठा था जो उस आदमी ने सालों से पूरे गांव पर ढाई थी। राज्य की राजधानी में सत्र न्यायाधीश के आने में अभी 10 दिन बचे थे, तभी वही हुआ जिसका अर्जुन को अंदेशा था। एक बेहद ठंडी तड़के बाड़े में बंधा घोड़ा अचानक बेचैन हो उठा और अर्जुन की आंख झटके से खुल गई। उसकी नींद हमेशा से ही कच्ची थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो वह और भी सतर्क रहने लगा था। वह उठा, अपना गंडासा उठाया और बाहर आंगन की तरफ निकल गया। बाड़े की बाड़ के पास 2 आदमी खड़े थे। वे न तो ईश्वर थे और न ही पहले आने वाले गुंडे। ये ऐसे चेहरे थे जिन्हें अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के बाहर से बुलाए गए भाड़े के लोग, ताकि स्थानीय स्तर पर कोई सुराग न छूटे। जब उन्होंने चांदनी रात में अर्जुन को हाथ में गंडासा लिए बाहर आते देखा तो उनके कदम वहीं ठिठक गए। उस इंसान के चलने के सधे हुए अंदाज में, उसकी शांत और बिना किसी हड़बड़ाहट के सीधे आगे बढ़ते कदमों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं होने दी। उनमें से एक आदमी ने बहाना बनाते हुए कहा कि वे अपने घोड़े के लिए पानी ढूंढ रहे हैं। अर्जुन ने कुछ देर तक खामोशी से उन्हें घूरा, फिर उसने गांव की तरफ वापस जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया और कहा कि उस दिशा में 2 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना एक शब्द बोले वहां से खिसक लिए। अर्जुन तब तक आंगन में खड़ा रहा जब तक कि उनके साये अंधेरे में ओझल नहीं हो गए। उसके बाद वह अंदर चला गया। लता बरामदे में खड़ी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। अर्जुन ने उससे कहा कि वे ठाकुर बलदेव के भेजे हुए लोग थे और इस बार उन्होंने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई जाग रहा होगा, लेकिन अगली बार मामला इतना शांत नहीं रहने वाला। लता ने उससे कहा कि उसे अर्जुन की चिंता हो रही है। उसे डर है कि उसकी रक्षा करने के चक्कर में कहीं अर्जुन को कुछ हो न जाए। अर्जुन ने उसे उसी भाव से देखा जो उसके चेहरे पर तब आता था जब वह किसी ऐसी बात पर विचार करता था जिसकी उसे उम्मीद न हो। फिर उसने कहा कि इतने सालों में उससे किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। लता ने कहा कि यही सच है और दोनों आसमान में भोर की लालिमा छाने तक खामोश बरामदे में खड़े रहे। जज साहब के आने में जब सिर्फ 7 दिन बचे थे तब अर्जुन ने लता को पंडित शिव प्रसाद के यहाँ भेजने का फैसला किया। यह कोई आत्मसमर्पण नहीं था बल्कि एक रणनीति थी। अगर इन आखिरी दिनों में अर्जुन को कुछ हो भी जाता तो लता का ऐसी जगह होना जरूरी था जहां ठाकुर बलदेव उस पर हाथ डालने की हिम्मत न कर सके, क्योंकि ऐसा करने पर ऐसा हंगामा खड़ा होता जो दूर दूर तक सुनाई देता। गांव के बीचों बीच मंदिर के पास बनी पंडित जी की कुटिया ही वह सुरक्षित जगह थी। लता पहले तो जाने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि इस खेत खलिहान को छोड़कर जाना उसे पीठ दिखाने जैसा लग रहा है। अर्जुन ने उसे समझाया कि इस जमीन को रखवाली की जरूरत नहीं है बल्कि उसे खुद अपनी जान बचानी है, और वैसे भी पंडित जी के यहाँ रहकर वह उन लोगों से आसानी से बात कर सकेगी जो गवाही देने वाले हैं, और यह खेत पर डटे रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है। लता ने इस पर विचार किया। फिर उसने कहा कि ठीक है, लेकिन वह उसे पल पल की खबर देता रहे। पंडित शिव प्रसाद ने बिना कोई फालतू सवाल किए उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे वह कमरा दे दिया जो वे अतिथियों के लिए रखते थे। वह कमरा अर्जुन के कमरे से बड़ा और आरामदायक था, जिसमें लोहे की एक चारपाई बिछी थी और उसकी खिड़की सीधे गांव की चौपाल की तरफ खुलती थी। लता ने अपना सूटकेस एक कोने में रखा और कमरे को निहारने लगी। फिर उसने पंडित जी की तरफ देखा और उनका आभार माना। पंडित जी ने कहा कि आभार मानने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो धर्म का काम है। उसी दोपहर ईश्वर अकेले ही अर्जुन के खेत पर आया। इस बार उसके साथ कोई नहीं था। वह अपने घोड़े से उतरा और रास्ते पर ही खड़ा होकर इंतजार करने लगा। अर्जुन बरामदे में बाहर आया। ईश्वर ने कहा कि वह बिना किसी तीसरे की मौजूदगी के अकेले में बात करना चाहता है। अर्जुन ने कहा कि बोलो। कोई नहीं है।
ईश्वर ने एक पल के लिए जमीन की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें उठाईं और ऐसी आवाज में बात की जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी, धीमी और बेहद गंभीर। उसने अर्जुन को बताया कि वह जानता है कि ठाकुर बलदेव क्या खिचड़ी पका रहा है। यह महज डराने धमकाने का मामला नहीं है, बल्कि उसने दूसरे शहर से 3 भाड़े के गुंडों को बुलाया है और जज साहब के आने से पहले ही वह कोई ऐसा खेल खेलने वाला है जिसे बाद में कभी सुधारा न जा सके। अर्जुन ने बिना चेहरे का भाव बदले उसकी बात सुनी। फिर उसने पूछा कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। ईश्वर ने जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया। उसने कहा कि उसने ठाकुर बलदेव के लिए 10 साल काम किया है और उसने ऐसे काम भी किए हैं जिन पर उसे कोई गर्व नहीं है, लेकिन एक ऐसी लक्ष्मण रेखा भी है जिसे लांघने के लिए वह कभी तैयार नहीं था। और ठाकुर बलदेव जो साजिश रच रहा है वह उस सीमा को पार कर रही है। अर्जुन खामोशी से उसे देखता रहा। यह एक बेहद नाजुक घड़ी थी। हो सकता था कि ईश्वर सच कह रहा हो, या फिर यह अर्जुन को उसके खेत से दूर करने या उससे कोई राज उगलवाने की कोई चाल हो। अर्जुन के पास यकीन से जानने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उस आदमी के खड़े होने के तरीके में और जिस तरह से वह जमीन की ओर देख रहा था, उसमें कुछ ऐसा था जो दिखावा नहीं लग रहा था। सच्चे डर की अपनी एक बनावट होती है जिसे झूठा साबित करना बहुत मुश्किल होता है। उसने ईश्वर से पूछा कि इस जानकारी के बदले उसे क्या चाहिए। ईश्वर ने कहा कि कुछ नहीं, वह बस इतना चाहता था कि अर्जुन को सब पता हो। इसके बाद वह जो भी कदम उठाए वह उसका अपना फैसला होगा। अर्जुन ने हामी में सिर हिलाया। उसने कहा कि वह सुन रहा है। ईश्वर ने जो कुछ भी वह जानता था उसके सारे ब्यौरे दे दिए। सब तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। अपनी बात पूरी करने के बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और बिना विदा लिए चला गया। ईश्वर के ओझल होने के बाद भी अर्जुन कई मिनटों तक बरामदे में चुपचाप खड़ा रहा। फिर वह अंदर गया, अपना साफा उठाया और पंडित शिव प्रसाद के यहाँ की ओर निकल पड़ा। वह सूरज ढलने से पहले वहां पहुंच गया। उसने लता और पंडित जी को अंदर के आंगन में बैठे हुए और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए पाया। वह उनके साथ बैठ गया और ईश्वर ने जो कुछ भी बताया था वह सब उन्हें कह सुनाया। पंडित जी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या उसे ईश्वर पर भरोसा है। अर्जुन ने कहा कि वह न तो उस पर भरोसा करता है और न ही अविश्वास। वह इस समय दोनों में से किसी भी बात का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर यह सच हुआ तो इसे अनदेखा करना एक ऐसी भूल होगी जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकेगा, और अगर यह झूठ भी हुआ तो सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है। लता हमेशा की तरह पूरी एकाग्रता से सब कुछ सुनती रही। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने दोनों पुरुषों को चौंका दिया। उसने कहा कि उसे लगता है कि ईश्वर सच कह रहा है। उसने उसे तब देखा था जब वह उसे घर से बाहर निकालने आया था। उस आदमी में दूसरों की तुलना में कुछ अलग था। उस पूरे गिरोह में वह सबसे युवा था, जिसके चेहरे पर एक झिझक और शर्मिंदगी थी। उस दिन अर्जुन और पंडित जी दोनों ने उसे अचरज से देखा। उसने कहा कि कभी कभी बुरा काम करने वाले लोग पूरी तरह से बुरे नहीं होते। कभी कभी उनकी भी एक ऐसी सीमा होती है जहां आकर वे रुक जाते हैं, और शायद ईश्वर अपनी उसी सीमा तक पहुंच चुका था। उन्होंने उसी रात कदम उठाने का फैसला किया। पंडित शिव प्रसाद ने सत्र न्यायाधीश के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें पूरी स्थिति, दस्तावेजों का ब्यौरा और सिर पर मंडराते खतरे का साफ साफ जिक्र किया। उन्होंने पत्र पर अपने नाम और पद के साथ हस्ताक्षर किए। उन्होंने मुकुंद और चरण सिंह से भी, जो उसी रात वहां पहुंचे थे, इस बात के गवाह के रूप में दस्तखत करने को कहा कि उन लोगों ने खुद क्या क्या झेला था। फिर उन्होंने चरण सिंह के सबसे बड़े बेटे, जो कि 19 साल का एक गबरू जवान था और जिसके पास एक बहुत ही तेज तर्रार घोड़ा था, उससे कहा कि वह उसी रात राज्य की राजधानी के लिए रवाना हो जाए, ताकि यह पत्र सीधे जज साहब की अदालत में निजी तौर पर सौंपा जा सके। वह लड़का आधी रात के बाद रवाना हो गया। अर्जुन ने मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखा। फिर वह वापस अंदर चला गया, जहां बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जज साहब के आने की तय तारीख में अब 6 दिन बचे थे। अगर लड़का अच्छे से सवारी करता तो पत्र 2 दिनों में पहुंच सकता था, और अगर सत्र न्यायाधीश वाकई वैसे ही इंसान थे जैसा कि वकील भार्गव ने उनके बारे में बताया था, तो वे अपनी तय यात्रा से पहले ही कोई सख्त कदम उठा लेते। यह उम्मीद करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। और कभी कभी जो आपके पास होता है वही काफी होता है, बशर्ते आप उसका सही समय पर इस्तेमाल करें। इसके बाद के दिन सबसे ज्यादा तनाव भरे थे,
जब से यह सब शुरू हुआ था। अर्जुन सोता तो अपने खेत पर ही था, लेकिन दिन का ज्यादातर हिस्सा गांव में मंदिर के आसपास ही बिताता था। वह खुलेआम नहीं घूमता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ठाकुर बलदेव को उसकी बदली हुई दिनचर्या की भनक लगे, लेकिन वह पूरी तरह सतर्क रहकर अपनी आंखें खुली रखता था। वहीं दूसरी तरफ लता पंडित जी की कुटिया से ही सारा काम संभाल रही थी। वह लोगों से मिलती रही। ठाकुर बलदेव से पीड़ित परिवारों के बीच यह बात चुपचाप फैल चुकी थी। इसके लिए कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया था। यह तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया थी कि सालों से खामोश बैठे लोगों को जब पता चला कि उनके जैसे ही कई और लोग भी उन्हीं कारणों से चुप हैं, तो वे खुद ब खुद एकजुट होने लगे। इस तरह के एहसास का एक अलग ही असर होता है। इससे तुरंत गुस्सा नहीं भड़कता, बल्कि सबसे पहले एक किस्म का सुकून मिलता है। यह सुकून कि आप गलत नहीं थे, जो कुछ आपने झेला था वह सच था, कोई वहम नहीं। इनमें आशा देवी सबसे ज्यादा सक्रिय थी। वह 60 साल की थी। उन्होंने अपने 2 बेटों और पति को श्मशान घाट तक पहुंचाया था, और वह जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अब मौत या बर्बादी का डर उन पर हावी नहीं हो सकता था। जब डर को लगातार ढोते ढेते वह पूरी तरह से घिस जाता है, तो उसके नीचे एक फौलादी हिम्मत निकल आती है। वही थीं जिन्होंने 3 और परिवारों को इस बात के लिए राजी किया कि वे अपने बयानों को लिखित रूप में दर्ज कर उस पर दस्तखत करें। पंडित जी ने उन सभी कागजात को लता के दस्तावेजों के साथ मंदिर की कोठरी में सुरक्षित रख दिया। चरण सिंह के बेटे के रवाना होने के तीसरे दिन एक जवाब आया। कोई इंसान खुद नहीं आया था, बल्कि कागज पर लिखा एक सरकारी पत्र था, जिस पर सत्र न्यायालय की मुहर लगी थी, और वह पंडित शिव प्रसाद के नाम भेजा गया था। उस पत्र में सत्र न्यायाधीश, जिनका नाम देवेंद्र शास्त्री था, उन्होंने सूचित किया था कि उन्हें पत्र मिल गया है, वे स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं और वे इस क्षेत्र का अपना दौरा पहले करने जा रहे हैं। वे 6 दिनों के बजाय अब 2 दिनों के भीतर यहाँ पहुँच रहे थे, और उन्होंने कहा था कि सभी बयान और दस्तावेज जांच के लिए तैयार रखे जाएं। जब पंडित जी ने अंदर के आंगन में वह पत्र जोर से पढ़कर सुनाया, तो वहां सन्नाटा पसर गया। फिर मुकुंद ने धीमी आवाज में कुछ ऐसा कहा जो राहत भरी कसम जैसा लग रहा था। हफ्तों बाद चरण सिंह के चेहरे पर पहली बार मुस्कान खिली। लता ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अर्जुन के चेहरे का हाव भाव तो नहीं बदला, लेकिन उसके हाथ जो घुटनों पर रखे साफे को थामे हुए थे, उन्होंने उसे जरा कसकर भींच लिया। लेकिन उसी शाम ठाकुर बलदेव ने अपनी चाल चली। इस बार वह बंदूकधारी गुंडों को लेकर नहीं आया, बल्कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो दिखने में तो सभ्य था, पर उसका इरादा वही था। उसने सरपंच रामपाल को पंडित शिव प्रसाद से बात करने भेजा। रामपाल हाथ में अपनी टोपी पकड़े मंदिर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक ऐसे इंसान के भाव थे जो अपनी नापसंद का काम करने आया हो, पर जिसमें मना करने की भी हिम्मत न हो। उसने पंडित जी से कहा कि उसे बर मिली है कि मंदिर परिसर में कुछ ऐसी बैठक की तैयारी की जा रही है जिससे इलाके की शांति भंग हो सकती है, और सरपंच होने के नाते उसका खीर है कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि को तुरंत रुकवाने की मांग करे। पंडित चंद्रशेखर ने उसकी बात बहे सब्र से सुनी, फिर उसी शांत लय में कहा कि देश के भय सरकारी जज के सामने कानूनी गवाही देने के लिए गांव वालों को इकट्ठा करना शांति भंग करना नहीं है, बल्कि यह तो कानून व्यवस्था का पालन करना है, और अगर सरपंच साहब को इस काम की कानूनी मान्यता पर कोई शक है तो वे भी जज साहब के आने का इंतजार कर सकते हैं और उनसे सीधे पूछ सकते हैं। पलाश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह उसी पघी को हाथ में लिए वापस चला गया जिसे लेकर वह आया था, लेकिन इस बार उसकी पीठ उतनी तनी हुई नहीं थी। उसी रात ठाकुर विजय सिंह द्वारा दूसरे शहर से बुलाए गए वे 3 आदमी गांव में दिखाई दिए। अर्जुन के डेरे पर नहीं, बल्कि लोकल ढाबे पर। वे बिना किसी से बात किए शराब पीते रहे, लेकिन वहां मौजूद 2 लोगों ने उन्हें बाहरी पहचान लिया और आधी रात से पहले ही चरण को इस बारे में बता दिया। चरण तुरंत अर्जुन के डेरे की तरफ भागा ताकि उसे यह बर दे सके। अर्जुन पहले से ही जाग रहा था। उसने चरण से कहा कि उसे इस बात का पता है, ईश्वर ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था और वह चुपचाप बैठकर उन गुंडों के वार करने का इंतजार नहीं करने वाला। चरण ने उससे पूछा कि अब वह क्या करेगा। अर्जुन ने कहा कि वह वही करेगा जो वह मुसीबत सामने आने पर हमेशा करता है, सीधे उससे टकराना। तत्के सुबह अर्जुन अकेला ही फूलचंद के सूने पे मकान पर गया। वह पिछली बार की तरह उसी खिड़की से अंदर घुसा।
उसने हर कमरे के अंधेरे को टटोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुख्य कमरे में उसे कुछ मिला। हाल ही में किसी ने वहां तलाशी ली थी। अलमारी के दरार पहले की तरह ही बिखरे पे थे, लेकिन फर्श की धूल पर जूतों के ताहा निशान थे। वे या तो कुछ ढूंढ रहे थे या फिर इस बात की तसल्ली कर रहे थे कि जो चीज वे तलाश रहे थे वह वहां से हट चुकी है। सुबह का उजाला होने से पहले वह गांव लौट आया और ढाबे के सामने से गुरा। वहां ताला लटका था और चारों तरफ अंधेरा था। वे तीनों बाहरी गुंडे गायब हो चुके थे। इस बात से उसे कोई तसल्ली नहीं मिली। जो मुसीबतें आंखों के सामने से ओझल हो जाती हैं, वे सच में तम नहीं होती, बस अपना ठिकाना बदल लेती हैं। जिला न्यायाधीश देवेंद्र आर्य अपनी चिट्ठी में लिखी तारीख से एक दिन पहले ही देवगढ़ पहुंच गए और उनका यह फैसला बेहद सही साबित हुआ। वे लगभग 55 साल के एक व्यक्ति थे, जिनके बाल छोटे और खिंची थे। उनकी नहरों में एक सीधापन था और उनमें बोलने से यादा सुनने की आदत थी। वे बिना किसी शोर शराबे या ढोल नगाहे के केवल एक सहायक के साथ एक साधारण तांगे में बैठकर पहुंचे। वे मंदिर के ठीक सामने उतरे और पंडित जी के बारे में पूछा। पंडित जी ने अपनी बैठक में उनका स्वागत किया। वहां अर्जुन और लता भी मौजूद थे। उनके साथ बाबा मुकुंद, चरण, श्रीमती आशा देवी और 4 अन्य लोग भी थे, जिन्होंने गवाही देने का फैसला किया था। जज आर्य ने उन सभी की तरफ देखा, फिर वे वहां रखी इकलौती कुर्सी पर बैठ गए और बोले, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं केंद्र सरकार का न्यायाधीश हूं और मेरा काम बिना किसी पक्षपात के कानून लागू करना है, चाहे इसकी जद में कोई भी क्यों ना आए। इस कमरे में बैठे किसी भी इंसान को सच बोलने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको मुंह बंद रखने की धमकी दी है तो वह अपने आप में एक जुर्म है और मैं इस बात को अपनी कार्यवाही में शामिल करूंगा। इन बातों के बाद वहां एक सन्नाटा छा गया, लेकिन यह डर का सन्नाटा नहीं था। यह वह खामोशी थी जो तब छाती है जब कोई ऐसी बात कह दे जिसे सुनने के लिए लोग बरसों से तरस रहे थे। सबसे पहले बाबा मुकुंद ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने हाथ में पके साए पर कांपते हाथों को संभालते हुए बिना किसी बनावट के बाई दृढ़ता से अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उसके बाद चरण ने अपनी बात रखी। फिर आशा देवी बोली, जिनके चेहरे या आवा पर कोई शिकन नहीं थी। वे उस इंसान की तरह सा बोल रही थीं जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनके बाद बाकी लोगों ने अपनी बातें कहीं। जज आर्य भेद ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में छोटे छोटे नोट लिख रहे थे। कभी कभी वे किसी तारीख या नाम को दोहराने के लिए कहते। वे न तो बात बीच में काटते और न ही सुनते वक्त कोई राय बनाते। वे ऐसे इंसान थे जो कोई भी नतीजा निकालने से पहले सारे तथ्य इकट्ठा करना पसंद। आखिर में लता ने अपनी बात कही। उसने सारे दस्तावेज सामने रखे, रसीद के बारे में समझाया, वकील ब्रजेश के दफ्तर जाने की पूरी कहानी बताई और आधिकारिक रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र टेबल पर रख दिया। जज साहब ने उसे हाथ में लिया, धीरे धीरे पा और फिर उन कागज से उसका मिलान किया जिनका इस्तेमाल ठाकुर विजय सिंह ने उसका घर हपने के लिए किया था। पूरा पुनने के बाद वे काफी देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि उनके हाथ में जो सबूत हैं वे इस मामले में औपचारिक अदालती कार्यवाही शुरू करने के लिए काफी हैं। वे आज दोपहर ही एक अंतरिम स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर जारी करेंगे, जिससे जांच पूरी होने तक विवादित संपत्तियों पर ठाकुर विजय सिंह की हर तरह की गतिविधि पर रोक लग जाएगी। साथ ही वह विजय सिंह, सरपंच पलाश और मुंसिफ मजिस्ट्रेट मोहनलाल को 15 दिनों के भीतर राज्य की राजधानी में केंद्रीय अदालत के सामने पेश होने का समन भेजेंगे। बाबा मुकुंद ने राहत की गहरी सांस ली। चरण ने ऊपर छत की तरफ देखा। पंडित जी ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लता ने खुद पर काबू बनाए रखा, लेकिन उसके हाथ में पर इस कदर कस गए थे कि उसकी घबराहट सा देखी जा सकती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बैठक का दरवाजा खुला और ईश्वर अकेला अंदर आया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। हाथ में उसकी पग्घी थी और उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और शर्मिंदगी का एक अजीब घालमेल सा झलक रहा था। जज आर्य ने उसे देखा। ईश्वर ने कहा कि उसने 10 साल तक ठाकुर विजय सिंह के लिए काम किया है। वह अपनी गवाही देना चाहता है क्योंकि वह ऐसी बातें जानता है जो कोई और नहीं जानता। उसने कहा कि वह किसी रहम की भीख नहीं मांग रहा, बस चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जज साहब ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर उसे बैठने को कहा और ईश्वर बैठ गया। उस दोपहर ईश्वर ने जो कुछ भी बताया उससे काग के कई पन्ने भर गए। उनमें नाम थे, वे हुक्म थे,
जो विजय सिंह ने उसे दिए थे। रिश्वत के पैसों का लेन देन था, वे नकली दस्तावेज थे जिन्हें उसने खुद बनते देखा था, और वे धमकियां थीं जो उसने खुद लोगों तक पहुंचाई थीं। उसने इस पूरे खेल में अपनी भागीदारी को भी नहीं छिपाया और अपने गुनाहों को भी उसी बेरुखी से बयां किया जैसे विजय सिंह की हरकतों को। यह एक ऐसे इंसान का बयान था जिसने अपने किए की साब भुगतने का मन बना लिया था, बजाय इसके कि वह अपनी जिंदगी भर भागता रहे। जब उसने अपनी बात पूरी की तो कमरे में कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अर्जुन कोने में खड़ा होकर उसे एक ऐसे भाव से देख रहा था जिसे समझ पाना मुश्किल था। वह कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक तरह की समझ थी, यह स्वीकार करना कि इंसान बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ होता है। जज आर्य ने अपने नोट समेटे, कागज तरतीब से रखे और खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वे आज दोपहर ही इंस्पेक्टर रणवीर को निर्देश देंगे कि बाहर से आए उन तीनों आदमियों की पहचान करके उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाए, और कल सुबह वे ठाकुर विजय सिंह को उसके खिलाफ लगे आरोपों का आधिकारिक नोटिस भेजेंगे। जब जज साहब और उनके सहायक कमरे से बाहर निकल गए तो वहां बचे लोगों को अपनी जगह से हिलने में थोड़ा वक्त लगा, मानो जो कुछ अभी अभी हुआ था उसके भारीपन को समझने के लिए उन्हें कुछ पल चाहिए थे। सबसे पहले आशा देवी अपनी जगह से उठीं। उन्होंने हाथ जोकर भगवान को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे मंदिर के प्रांगण की तरफ चली गईं। बाकी लोग भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल दिए। अर्जुन और लता सबसे आखिर में बाहर आए। बैठक की चौखट पर आकर वह रुकी और उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। अर्जुन भी खामोश रहा। बाहर गांव की दोपहर अपनी आम रफ्तार से गुजर रही थी। वह चौराहा, वे पे, वह सूखा हुआ कुआं, सब कुछ वैसा ही था, और फिर भी सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। ठाकुर विजय सिंह को कानूनी नोटिस अगली सुबह ही मिल गया। जैसा कि जज आर्य ने कहा था, उनका सहायक खुद निजी तौर पर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित विजय सिंह की बई हवेली पर गया। वह लोहे के बहे बहे फाटकों और एक विशाल बगीचे वाला 2 मंजिला मकान था जिसे गांव के किसी भी शख्स ने कभी अंदर से नहीं देखा था। सहायक ने दरवाजे पर तैनात दरबान को कागजात सौंपे और वहां से चला गया। कुछ ही घंटों में पूरे गांव को इसकी बर हो गई। छोटे गांवों का मिजाज ऐसा ही होता है। यह बर बाजार, नाई की दुकान और उन नुक्कों पर तेजी से ऐल गई जहां लोग तब तक फालतू की बातें करते थे जब तक कि उनके पास कोई बब्बी बात न हो, और इस बार तो उनके पास बहुत बड़ी बात थी। लोगों के अलग अलग रिएक्शन थे। कुछ लोगों ने हैरान होने का दिखावा किया, हालांकि मन ही मन वे उतने भी हैरान नहीं थे। बाकी लोग, जिन्होंने सीधे तौर पर अत्याचार झेला था, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे अभी राहत कहना जल्दबाजी होगी, पर वह सुकून जैसा ही था। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमेशा अपने आयदे के लिए विजय सिंह के तलवे चाटते थे। उन्होंने दबे पांव यह हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि अब किस करवट बैठने में उनकी भलाई है। इधर विजय सिंह न तो उस दिन अपनी हवेली से बाहर निकला और न ही अगले दिन। हवेली के लोहे के फाटक बंद ही रहे। उसके खास लठैत भी गांव में कहीं दिखाई नहीं दिए। ये उस इंसान की आमोशी थी जो या तो अपनी ताकत बटोर रहा था, वकीलों से सलाह ले रहा था, या फिर बस यह देख रहा था कि जज के इस काग में कितना दम है ताकि वह कोई दूसरा रास्ता निकाल सके। इंस्पेक्टर रणवीर, जिसने सालों तक इस गुंडागर्दी से अपनी आंखें मूंद रखी थीं, केंद्रीय जज से सीधे निर्देश मिलते ही हैरान करने वाली मुस्तैदी के साथ काम पर लग गया। बाहर से बुलाए गए उन तीनों गुंडों को पौसी गांव की एक धर्मशाला से पक लिया गया और पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उनमें से 2 ने तो विजय सिंह की उम्मीद से कहीं ज्यादा राज उगल दिए। तीसरा चुप रहा, लेकिन बाकी दोनों के सब कुछ बता देने के बाद उसकी आमोशी का कोई मोल नहीं रह गया था। सरपंच पलाश को उसी सुबह जज आर्य ने पेश होने का आदेश दिया। वह बैठक में अपने वकील के साथ पहुंचा था, पर वहां से बाहर बिना वकील के ही निकला। जज साहब ने उसे बड़े सब्र के साथ तफसील से समझाया कि कानून की नगर में उसकी असली हैसियत क्या है। पलाश का चेहरा उस आदमी जैसा हो गया था जो जाने अनजाने किसी बम पर सोया हुआ था, और उसे अभी इस बात का पता चला हो उसके पास बचने के कोई अच्छे रास्ते नहीं थे। जांच में सहयोग करना ही आखिरी और सबसे कम नुकसानदेह विकल्प था। दूसरी तरफ मुंसिफ मजिस्ट्रेट मोहनलाल ने समन मिलने का इंतजार तक नहीं किया। उसने उसी दोपहर एक हरकारे के हाथ अपना इस्तीहा भिजवा दिया।
यह एक शातिर इंसान की चाल थी। इस्तीहा दे देने से उसके गुनाह धुल नहीं जाते थे, लेकिन इससे उसे कानून के कटघरे में खां करने की प्रक्रिया रूर उलझ जाती। जज आर्य ने इस्तीहा स्वीकार करते हुए यह सार में कर दिया कि इससे न तो जांच रुकेगी और न ही समन रद्द होगा। इस सारे हंगामे के बीच लता पंडिताजी के घर पर ही रुकी हुई थी। अर्जुन हर सुबह और शाम उससे मिलने आता था। ये मुलाकातें न तो लंबी होती थीं और न ही कोई रस्म अदायगी। यह तो बस उस रिश्ते का सिलसिला था जिसे उन्होंने बिना चाहे ही आपस में बुन लिया था। वह आता, उसे दिन भर की बातें बताता और लता उसे उन बरों से वाकिफ कराती जो मिलने आने वाले लोगों से उसे मिलती थीं। इस तरह दोनों मिलकर हर एक जानकारी को आपस में साझा करते थे। एक शाम जब वे आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे, ललिता ने उसे बताया कि जज अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही विजय का घर और जमीनें उसे औपचारिक रूप से वापस सौंप दी जाएंगी। बस कुछ ही हफ्तों की बात थी, वह वापस अपने घर जा सकती थी। आनंद ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी खबर है। ललिता ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद वहां एक सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे दोनों में से कोई भी अभी तक जुबान पर नहीं ला रहा था। ललिता ने आंगन में लगे नीम के पेड़ को देखा, फिर उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि वह उस घर में वापस जाना चाहती भी है या नहीं। उस घर से जुड़ी उसकी कुछ अच्छी यादें तो थीं, लेकिन साथ ही वाजपेयी के गुंडों की वह याद भी थी जो उसे हाथ में एक सूटकेस थमाकर दरवाजा से बाहर धकेल रहे थे। वह नहीं जानती थी कि क्या वह उस बोझ के बिना वहां कभी रह पाएगी। आनंद ने उसकी बात सुनी। उसने तुरंत कोई समाधान नहीं सुझाया। उसने कहा कि वह इस बात को समझता है, जगहें अपने भीतर बीते हुए कल को समेटकर रखती हैं, चाहे इंसान ऐसा न भी चाहे। कभी कभी कोई उस याद के साथ जी लेता है और कभी नहीं जी पाता। यह ऐसा फैसला था जो सिर्फ उसे ही लेना था। ललिता ने कहा कि हाँ, वह जानती है, लेकिन वह यह जानना चाहती थी कि आनंद इस बारे में क्या सोचता है। वह नहीं जो वह सुनना चाहती है, बल्कि वह जो उसके दिल में सचमुच है। आनंद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। फिर उसने कहा कि वह सोचता है कि विजय का घर कानूनी तौर पर उसी का है और कोई भी उसे उससे नहीं छीन सकता, लेकिन कानूनी अधिकार और भावनाओं का बोझ दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों पर ही गौर किया जाना चाहिए। अगर वह उस घर में वापस न जाने का फैसला करती है तो इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से चुनना है, और इस अंतर का बहुत महत्व है। ललिता ने उसे सामान्य से कुछ ज्यादा देर तक देखा। फिर उसने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की है, बिना यह बताए कि उसे क्या करना चाहिए, बिना उस पर तरस खाए और बिना किसी उलझी हुई बात को जबरदस्ती आसान बनाने की कोशिश किए। आनंद ने कहा कि जो चीजें पेचीदा होती हैं, उनके जवाबों में भी उस पेचीदगी का सम्मान होना चाहिए। ललिता ने धीरे से सिर हिलाया और आंगन का वह नीम का पेड़ खामोश खड़ा रहा। लेकिन उस पर ढलती हुई वह शाम ऐसी थी जो हमेशा के लिए यादों में दर्ज हो जाती है। कानूनी प्रक्रिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि इस इलाके की सुस्त अदालती व्यवस्था के आदी लोग हैरान रह गए। जज अवस्थी बेहद नियम कानून वाले इंसान थे और उनका ध्यान भटकाना नामुमकिन था। वाजपेयी ने राज्य की राजधानी से सबसे महंगे और बड़े वकील बुलाए। उन वकीलों ने अपने तर्क पेश किए, लेकिन जज ने उनका बारीकी से मुआयना किया। प्रमाणित दस्तावेजों, भार्गव के रजिस्ट्री दफ्तर के रिकॉर्ड और ईश्वर तथा बाकी लोगों की गवाहियों ने मिलकर एक ऐसा अकाट्य मामला तैयार कर दिया जिसे वाजपेयी के वकीलों की कोई भी दलील हिला नहीं पाई। मुकदमा शुरू होने के 3 हफ्तों के भीतर ही वाजपेयी पर जालसाजी, दस्तावेजों की हेराफेरी और जमीनों पर अवैध कब्जे के औपचारिक आरोप लगा दिए गए। मिलीभगत की जांच पूरी होने तक सरपंच पाठक को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया। जज मिश्रा को भी उनके इस्तीफे के बावजूद अपने पद का दुरुपयोग करने और पक्षपात करने के आरोप में जांच के दायरे में लाकर तलब किया गया। चंदनपुर गांव के लोगों ने वे हफ्ते कई तरह की मिली जुली भावनाओं के साथ बिताए, जिन्हें किसी एक शब्द में बयां नहीं किया जा सकता था। वहां राहत भी थी, अविश्वास भी था और एक अजीब सी घबराहट भी थी। यह उस जगह की घबराहट थी जहां बरसों से एक खास तरह का नियम चल रहा था, चाहे वह कितना ही अन्यायपूर्ण क्यों न हो, और अचानक उस साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने ढहते हुए देखा जा रहा था। जब कोई पुराना ढांचा गिरता है, भले ही वह कितना भी बुरा क्यों न हो, तो जो खालीपन पीछे छूट जाता है
उसे किसी बेहतर चीज से भरने में समय लगता है और यह बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। आनंद अपनी पुरानी आदत के अनुसार शांत रहकर इस सब पर नजर रखे हुए था। जहां जरूरत होती वह अपनी भूमिका निभाता। वह जज के पूछे गए सवालों के जवाब देता, जरूरी कागजों पर दस्तखत करता और वापस अपने खेतों पर लौट जाता ताकि अपनी बाट दुरुस्त कर सके और अपने मवेशियों की देखभाल कर सके। जैसे कि उसने जो कुछ भी किया था वह महज उसका फर्ज था और उसके लिए किसी तरह के दिखावे या सफाई की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ ललिता लगभग हर समय इस कानूनी तूफान के केंद्र में थी। वह मुख्य पीड़ित थी, इसलिए उसे ही सबसे ज्यादा बातें साफ करनी थीं और कागजात जुटाने थे। जज अवस्थी उसे बार बार बुलाते थे और वह हर बार इतने सधे हुए धीरज के साथ वहां जाती थी कि उसे पहले से जानने वाले लोग दंग रह जाते थे। यह धीरज किसी ऐसी औरत का नहीं था जिसे दर्द न होता हो, बल्कि उसका था जिसने भावनाओं को महसूस करना तो सीख लिया था, पर उन भावनाओं को अपने फर्जों के आड़े नहीं आने देती थी। उसका गर्भ अब साफ दिखने लगा था। ललिता का छठा महीना चल रहा था। वह उसी खास संतुलन के साथ चलती थी जो गर्भवती महिलाओं में होता है, जब उनका शरीर बढ़ते हुए वजन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। गांव की औरतें जो पहले उसे अकेला छोड़ चुकी थीं, अब खुद आगे बढ़कर उससे बात करने आती थीं। वे उसके पेट को बड़ी ममता से देखती थीं, जिसमें उनके देर से हाथ बढ़ाने की एक हल्की सी शर्मिंदगी भी घुली होती थी। ललिता मन में कोई कड़वाहट नहीं रखती थी, या अगर रखती भी थी तो चेहरे पर नहीं आने देती थी। अपनी ताकत खर्च करने के लिए उसके पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम थे। एक शाम आनंद शास्त्री जी के घर पर आया तो उसके चेहरे का भाव रोज जैसा नहीं था। ललिता ने तुरंत इसे ताड़ लिया। वह अब उसे इतना समझने लगी थी कि उसके चेहरे पर आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पढ़ सकती थी। उसने पूछा कि बात क्या है। उसने बैठकर बताया कि वाजपेयी ने अपने वकीलों के जरिए उससे अनौपचारिक रूप से मिलने की गुजारिश की है, न तो जज से, न शास्त्री जी से, बल्कि सिर्फ अकेले उससे। ललिता ने पूछा कि क्या वह जाएगा। आनंद ने कहा कि वह इस बारे में सोच रहा है, यह कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि वाजपेयी कानून से हटकर कोई समझौता करना चाहता हो, और यह जानना फायदेमंद हो सकता है कि वह आखिर किस बात का सौदा करना चाहता है। ललिता ने उससे कहा कि अगर वह जाए तो अकेला न जाए। आनंद ने कहा कि वह चंद्रभान को अपने साथ ले जाने की सोच रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो शास्त्री जी को पता होगा कि वह कहाँ है। ललिता ने कहा कि ठीक है, लेकिन बातचीत में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वाजपेयी ऐसा आदमी है जो कही हुई बातों को ऐसे ढंग से उलटकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है जिसकी कोई उम्मीद भी न हो। अगले दिन आनंद उससे मिलने गया। उसने वाजपेयी को उसकी बैठक में पाया, जहां महंगे सोफे, फर्नीचर सजे थे और दीवारों पर ऐसी तस्वीरें टंगी थीं जो कला के प्रति प्रेम से ज्यादा रसूख दिखाने के लिए खरीदी गई लगती थीं। वाजपेयी ने खड़े होकर उसका कान ज्यादा स्वागत किया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह कई रातों से ठीक से सोया न हो। कुर्ते के भीतर से झांकने वाला उसका भारी भरकम पेट अब उतना रौबदार नहीं लग रहा था। वह महज एक बूढ़ा लाचार इंसान लग रहा था जिसके सिर पर बड़ी मुसीबतें मंडरा रही थीं। उसने बैठने का इशारा किया। आनंद बैठ गया। चंद्रभान दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। वाजपेयी ने पहले बात शुरू की। उसने कहा कि उससे कुछ गलतियां हुई हैं। कारोबार में कभी कभी ऐसे फैसले हो जाते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। उसने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही सारी जमीनें वापस करने के लिए तैयार है। वह इस मामले को शांति से सुलझाना चाहता है और बदले में बस इतना चाहता है कि पीड़ित परिवार अपनी गवाहियां वापस ले लें। आनंद ने बिना टोके उसकी पूरी बात सुनी। फिर उसने कहा कि जमीनें तो वैसे भी अदालत के हुक्म से वापस मिल ही जाएंगी। गवाहियां वापस लेना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सौदा वह कर सके, क्योंकि वे गवाहियां उसकी नहीं हैं। जिन लोगों ने भी गवाही दी है अपनी मर्जी से दी है और आगे का फैसला भी उन्हीं का होगा। उसने साफ कह दिया कि अगर वाजपेयी सचमुच कोई हल चाहता है तो उसे चोरी छिपे सौदेबाजी करने के बजाय जज साहब के साथ सहयोग करना चाहिए। वाजपेयी ने उसे ऐसे देखा मानो उसके चेहरे से नकली शराफत का मुखौटा उतर गया हो और वहां एक बर्फीलापन आ गया हो। फिर उसने कहा कि आनंद को अपने भले की सोचनी चाहिए। आगे उसके पास अपने खेत खलिहान हैं और खेतों में अक्सर हादसे हो जाते हैं। आनंद ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा, फिर खड़ा हुआ, अपना साफा ठीक किया और वाजपेयी से कहा कि अगर उसे
उसके खेतों को या उसके किसी भी करीबी को खरोंच तक आई तो सबसे पहले जज अवस्थी को इसकी खबर मिलेगी। उसने आगाह किया कि फाइलों में पहले से दर्ज तमाम संगीन गुनाहों के बीच अब धमकी का एक और इल्जाम जोड़ना वाजपेयी के लिए कतई समझदारी नहीं होगी। इतना कहकर वह बिना किसी जवाब का इंतजार किए चंद्रभान के साथ बाहर निकल गया। चंदनपुर में जज अवस्थी के पहली बार आने के 6 हफ्तों बाद उनका फैसला आया। वह एक लंबा और बेहद तफसील से लिखा गया दस्तावेज था जिसे कोर्ट के कारिंदे ने गांव के चौराहे पर सूखे पड़े कुएं के पास भारी भीड़ के सामने जोर जोर से पढ़कर सुनाया। उस दिन चौराहे पर इतने लोग जुटे थे जितने बरसों से कभी नहीं देखे गए थे। लोग पूरी तरह खामोश होकर सुन रहे थे। कुछ सीने पर हाथ बांधे खड़े थे, कुछ हाथ जोड़े हुए थे तो कुछ बस चुपचाप बुत बने हुए थे। यह वैसा ही था जैसे कोई ऐसी सच्चाई सुन रहा हो जो वह पहले से जानता था, पर उसे सच मानने के लिए किसी आधिकारिक आवाज की जरूरत थी। फैसले में साफ आदेश था कि हड़पी गई सभी संपत्तियां तुरंत असली मालिकों को लौटाई जाएं, वाजपेयी द्वारा तैयार किए गए फर्जी कागजात खारिज किए जाएं, उस पर मुख्य अदालत में मुकदमा चलाया जाए, सरपंच पाठक को उनके पद से हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए सभी फैसलों की पूरी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए। साथ ही जज मिश्रा के खिलाफ जांच जारी रखने का हुक्म दिया गया। जब कारिंदे ने पढ़ना बंद किया तो न कोई तालियां बजीं, न ही कोई शोर शराबा हुआ, बल्कि वहां एक ऐसी गहरी और गंभीर शांति छा गई जो किसी भी जश्न से कहीं बड़ी थी। लोग एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह वैसा ही था जैसे कोई भारी बोझ जिसे आप इतने दिनों से ढो रहे हों कि उसकी कास आदत पड़ चुकी हो, अचानक कंधे से उतर जाए और तब आपको एहसास हो कि वह कितना भारी था। शांति देवी ने हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम किया। राम खिलावन ने बिना किसी शर्म के अपनी आंखें पोंछ लीं। चंद्रभान ने अपने बड़े बेटे के कंधे पर बड़े गर्व से हाथ रखा, वही लड़का जो रात के अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर राजधानी तक गया था। ईश्वर चौराहे के एक कोने में भीड़ से अलग थलग खड़ा आंखें झुकाए जमीन को ताक रहा था। कोई उससे बात करने नहीं गया, लेकिन किसी ने उसके साथ बदसलूकी भी नहीं की। वह ऐसा आदमी था जिसने पहले बुराई का साथ दिया था पर बाद में सही रास्ता चुना। ये दोनों ही बातें सच थीं और गांव के लोगों को इसी सच के साथ जीना सीखना था। आनंद और ललिता एक साथ खड़े होकर फैसला सुन रहे थे। जब वह पूरा हुआ तो वह तुरंत कुछ नहीं बोली। वह अपनी उसी खास नजर से चौराहे की भीड़ को देखती रही, मानो एक ही पल में वह भूत और भविष्य दोनों को एक साथ देख पा रही हो। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा कि काश आज विजय यह देखने के लिए जिंदा होता। आनंद ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने कुछ और नहीं कहा, जरूरत ही नहीं थी। आने वाले दिनों में चंदनपुर की जिंदगी की रफ्तार बदलने लगी धीमी गति से, क्योंकि बरसों पुरानी आदतें इतनी जल्दी जगह नहीं बदलती, लेकिन बदलाव साफ था। नए अंतरिम सरपंच राघवेंद्र ने, जो अपनी सादगी और कड़े उसूलों के लिए जाने जाते थे, बड़ी ही लगन और सब्र के साथ पाठक के किए कराए सारे गलत कामों को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया था। जिन परिवारों ने अपनी जमीनें खो दी थीं, उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अपनी संपत्ति वापस मिलने लगी थी। एक सुबह उमा को राघव के घर की चाबियां मिलीं, साथ में एक लिफाफा भी था जिसमें अदालत का फैसला और एक दस्तावेज था। उस दस्तावेज के अनुसार अब वह कानूनी रूप से उस खेत और घर की मालकिन बन चुकी थी। उसने काफी देर तक उन कागजात को अपने हाथों में थामे रखा। फिर वह उस घर को देखने गई। वह सुबह सुबह अकेली ही वहां पहुंची, जब सूरज की रोशनी अभी मध्यम थी। वह कमरों में घूमी, उसने खिड़कियां खोलीं। फिर वह राघव के उस काम करने वाले कमरे में जाकर रुक गई जहां उसे वह दस्तावेज मिला था। धूल पर जूतों के निशान अभी भी वैसे ही बने हुए थे। उसने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर पुरानी किताबों की उस अलमारी पर गई जहां राघव अपनी जरूरी चीजें संभाल कर रखता था। वह वहां काफी देर तक खड़ी रही। जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक सुकून जरूर था। यह वह सुकून नहीं था जो कुछ महसूस न करने से मिलता है, बल्कि वह सुकून था जो सब कुछ महसूस करने के बाद मिलता है, जब इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वह बिना लड़खड़ाए भारी से भारी बोझ उठाकर भी अपने पैरों पर खड़ा रह सके। उसी दोपहर वह हरनाम के डेरे पर गई। वह हमेशा की तरह पूर्वी छोर की बाड़ के पास खड़ा मिला, जिसके हाथों में औजार थे। हरनाम ने उसे पगडंडी से आते देखा
तो वह सीधा खड़ा हो गया और उसका इंतजार करने लगा। उमा उसके पास पहुंची और थोड़ी दूरी पर ही रुक गई। उसने बताया कि वह घर देखने गई थी, अब वह उसी का है और अच्छी हालत में है, वह वहां वापस रहने जा सकती है। हरनाम ने हामी में सिर हिलाया और पूछा कि क्या वह अब वहीं रहने वाली है। उमा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने कहा कि अभी उसे कुछ नहीं पता, 3 महीने में उसका बच्चा होने वाला है, अभी कई चीजें संभालनी हैं, कुछ बड़े फैसले लेने हैं और वह किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। हरनाम ने कहा कि वह उसकी बात समझता है। उमा ने आगे कहा कि वह बस इतना जानती है कि इस खेत पर, उस बरामदे में और गर्म खाने की थालियों और रातों की खामोशी के बीच उस रसोई में जो कुछ भी हुआ, उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। वह नहीं जानती कि इस एहसास को क्या नाम दे, लेकिन वह इसे अच्छी तरह महसूस कर सकती है। हरनाम ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर बोला कि उसे भी नहीं पता कि इसे क्या नाम दिया जाए। वह बहुत समय से अकेला रह रहा था और उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी बस ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन कभी कभी लोग बिना किसी तलाश के ऐसे ही जिंदगी में आ जाते हैं और उन चीजों को भी बदल देते हैं जिन्हें हम कभी न बदलने वाला मान चुके होते हैं। वह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर वह यह भी नहीं चाहता कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। उमा ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसने कहा, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी नहीं चाहती कि सब कुछ यहीं थम जाए। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बच्चे के जन्म लेने तक का वक्त, ताकि जो पुरानी यादें और उथल पुथल अभी ताज़ा हुई है वह थोड़ी शांत हो सके। पर यह सुनकर सचमुच अच्छा लगा। हरनाम ने हामी में सिर हिलाया और वे दोनों बाड़ के पास खामोश खड़े रहे। सामने खुला खेत फैला था और पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह इतने सालों से रोज ढलता आया था, इंसानों के दुखों और उनके फैसलों से बेअसर, लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ। सजनपुर गांव कोई रातों रात एक बेहतर जगह नहीं बन गया था। गांव वैसे नहीं बदलते, लेकिन वहां कुछ तो बदल गया था। एक ऐसा बदलाव जो तब शुरू होता है जब लोगों को समझ आता है कि हमेशा चुप रहना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि कोई मेहनत से घिसे खुरदरे हाथों वाला इंसान रास्ते पर खड़ा हो जाए और हाथ में सूटकेस थामे एक बेसहारा औरत से कहनी है, दे कि वहां सिर छिपाने के लिए एक खाली कमरा है। ऐसी ही छोटी और बिना किसी दिखावे वाली पहल से उन सभी चीजों की शुरुआत होती है जो जिंदगी में वाकई मायने रखती हैं। और वह बूढ़ा किसान जिससे पूरा गांव कतराता था, वह चिड़चिड़ा आदमी जो न तो किसी से सीधे मुंह बात करता था और न ही गांव के उत्सवों या पंचायतों में जाता था, वही गांव के लिए सबसे मददगार साबित हुआ। वह कोई जोर जोर से चिल्लाने वाला हीरो नहीं था, बल्कि उन इंसानों में से था जो खामोशी से अपना काम करते हैं और आंधी तूफान में भी कभी झुकते नहीं हैं। आखिरकार ऐसे ही लोग तो होते हैं जो तब सब कुछ संभाल लेते हैं जब बाकी सब कुछ बिखर रहा होता है।